बायोलॉजी का महत्व। प्राकृतिक विज्ञानों में बायोलॉजी या जीव विज्ञान एक नया विषय है। भौतिकी और रसायन विज्ञान की तुलना में इसमें प्रगति थोड़ी धीरे हुई है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी भौतिकी और रसायन विज्ञान के प्रयोग हमें जीव विज्ञान की तुलना में ज्यादा दिखते हैं। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी ने साबित कर दिया है कि जीव विज्ञान मानव कल्याण के लिए बेहद जरूरी है, खासकर स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में। स्वास्थ्य और जीव विज्ञान। एंटीबायोटिक दवाओं की खोज, पौधों से मिलने वाली दवाइयां और एनेस्थीसिया जैसी खोजों ने इलाज के तरीकों और हमारी सेहत पर गहरा असर डाला है। आज इंसानों की जीवन प्रत्याशा यानी वे कितने साल जिएंगे, यह पहले से काफी बढ़ी है। कृषि और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वजह से खेती के तरीकों, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग और रोगों की जांच में भी बड़े बदलाव आए हैं। इससे समाज और हमारी संस्कृतियों में भी परिवर्तन हुए हैं। अब कुछ मुख्य बातों को आसान भाषा में समझते हैं। जीव विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? जीव विज्ञान हमें इंसानों, जानवरों और पौधों के शरीर और उनकी कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। इस जानकारी से हम बीमारियों का बेहतर इलाज और फसलों की पैदावार बढ़ाने के तरीके खोज पाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? ये विशेष दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण, इन्फेक्शंस को ठीक करती हैं। जीवन प्रत्याशा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक इंसान औसतन कितने साल तक जीवित रहने की उम्मीद की जा सकती है। क्या आपको जीव विज्ञान के और हिस्से समझने हैं? मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। एम.एस. स्वामीनाथन, भारतीय कृषि क्रांति के जनक। जन्म और शिक्षा। एम.एस. स्वामीनाथन जी का जन्म अगस्त 1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम शहर में हुआ। अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल, उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से बॉटनी, वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई पूरी की। कृषि विज्ञान के अग्रणी स्वामीनाथन जी ने भारत और विदेशों में कई अहम संस्थानों में काम किया। उनका सबसे बड़ा योगदान था जेनेटिक्स, आनुवंशिकी और पौधों की नई किस्म तैयार करने के क्षेत्र में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IRI) में उनके प्रयासों से चावल की कई नई किस्में पैदा हुई, जिनमें सुगंधित बासमती चावल भी शामिल था। इसके अलावा उन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया और क्रॉप शेड्यूलिंग जैसे नए तरीके विकसित किए, जिससे फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में बहुत सुधार आया। हरित क्रांति की नींव स्वामीनाथन जी ने नॉर्मन बोरलॉग नाम के वैज्ञानिक के साथ मिलकर काम किया। ये साझेदारी आगे चलकर भारत में हरित क्रांति की बुनियाद बनी। इसके तहत मैक्सिको से गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्में भारत लाई गईं, जिससे देश में अनाज उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। लैब टू लैंड और पर्यावरण के संरक्षक स्वामीनाथन जी के लैब टू लैंड पहल से वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचा। खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उनके अहम योगदान हैं। सम्मान और पुरस्कार। उनके सराहनीय कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। कई मशहूर संस्थानों ने उन्हें अवार्ड्स और फेलोशिप दिए। मुख्य विचार। स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक क्यों कहा जाता है? जेनेटिक्स और बॉटनी कैसे कृषि क्षेत्र में काम आते हैं? समझते हैं स्वास्थ्य और रोग को। आज हम अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य और रोग से जुड़े एक महत्वपूर्ण अवधारणा को समझेंगे। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य की अवधारणा को गहराई से समझें। आज हम गहराई से समझेंगे कि स्वास्थ्य क्या है और समय के साथ इसे समझने का तरीका कैसे बदला है। पहले के समय स्वास्थ्य की अवधारणा। ह्यूमरस, द्रव का संतुलन। प्राचीन समय में यूनान के हिप्पोक्रेट्स और भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जैसे विचारों में स्वास्थ्य को शरीर और मन में कुछ खास ह्यूमरस द्रवों के संतुलन के रूप में माना जाता था। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता था कि ब्लैक बाइल, काली पित्त वाले लोगों का व्यक्तित्व गर्म होता है और उन्हें बुखार हो जाएगा। यह सोच केवल तर्क विचार पर आधारित थी, वैज्ञानिक परीक्षणों पर नहीं। वैज्ञानिक आधार का अभाव। ये विचार मुख्य रूप से अवलोकनों और तार्किक सोच पर आधारित थे, न कि वैज्ञानिक प्रयोगों या साक्ष्यों पर। वैज्ञानिक क्रांति और स्वास्थ्य की बदलती धारणाएं। विलियम हार्वे और रक्त संचार। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विलियम हार्वे के रक्त संचार पर किए गए प्रयोगों ने साबित कर दिया कि शरीर केवल ह्यूमरस का मिश्रण नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रणाली के रूप में कार्य करता है। उनके कार्य ने स्वास्थ्य के बारे में मौजूदा विचारों को चुनौती दी।
ह्यूमर सिद्धांत का खंडन थर्मामीटर के इस्तेमाल से यह भी पता चला कि जिन्हें पहले ब्लैक बाइल से ग्रस्त माना जाता था उनके शरीर का तापमान सामान्य था। यह पुराने ह्यूमर्स सिद्धांत के खिलाफ ठोस सबूत था। स्वास्थ्य की आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा। मन और शरीर का संबंध। जीव विज्ञान अब इस बात पर जोर देता है कि हमारा मन हमारे समग्र स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। हमारी मानसिक स्थिति हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जो बदले में हमारे अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन के लिए उत्तरदायी को संकेत भेजता है। इस जटिल जाल का हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली, बीमारियों से शरीर की रक्षा करने वाली प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। विज्ञान मानता है कि हमारा स्वास्थ्य निम्नलिखित कारकों का एक जटिल अंतःक्रिया है। आनुवंशिकी, जन्म के समय विरासत में मिलने वाले विकार या लक्षण। संक्रमण, जीवाणुओं और विषाणुओं जैसे रोगजनकों के कारण होने वाली बीमारियां। जीवनशैली, आहार, व्यायाम, आदतें, तनाव प्रबंधन और बहुत कुछ से जुड़े हमारे दैनिक विकल्प। ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु। विज्ञान ने स्वास्थ्य के बारे में पुराने सरल विश्वासों को साक्ष्य आधारित स्पष्टीकरणों से बदल दिया है। सच्चे मायने में स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का स्वस्थ होना जरूरी है। हमारा स्वास्थ्य स्थिर नहीं है। हम कितने स्वस्थ रहते हैं, इसमें कई कारक भूमिका निभाते हैं। चलिए स्वास्थ्य शब्द और बीमारियों के बारे में विस्तार से समझते हैं। स्वास्थ्य क्या है? हम सभी अक्सर स्वास्थ्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका सही मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी न होना या शारीरिक रूप से स्वस्थ होना नहीं है। इसे ऐसे समझें। स्वास्थ्य का सही अर्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तंदुरुस्त रहने की स्थिति ही स्वास्थ्य कहलाती है। स्वस्थ व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे उनकी उत्पादकता बढ़ती है और इससे आर्थिक समृद्धि आती है। स्वास्थ्य लोगों की आयु भी बढ़ाता है और शिशुओं और माताओं की मृत्यु दर कम करता है। अच्छा स्वास्थ्य कैसे पाएं? संतुलित आहार, पौष्टिक और संतुलित भोजन स्वास्थ्य की नींव है। व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद को साफ रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम जरूरी है। योग, सदियों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए योग का अभ्यास किया जाता रहा है। बीमारियों के बारे में जागरूकता। अलग अलग बीमारियों और उनके शरीर पर होने वाले प्रभाव को समझना भी स्वस्थ रहने के लिए अहम है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उपाय। टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीके लगवाना। अपशिष्टों का सही निपटान, बीमारियों से बचने के लिए कचरे और गंदगी का सही निपटारा महत्वपूर्ण है। रोग फैलाने वाले जीवों पर नियंत्रण। मच्छर, मक्खी आदि जो बीमारी फैलाते हैं उन्हें नियंत्रित रखना चाहिए। भोजन और पानी की स्वच्छता, साफ पानी पीना और साफ सुथरा स्वच्छ खाना खाना बेहद जरूरी है। बीमारी क्या है? जब शरीर के एक या एक से अधिक अंगों या प्रणालियों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने लगता है और हमें बीमार होने के लक्षण दिखते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, यानी हमें कोई बीमारी है। बीमारियों को मुख्यतः दो समूहों में बांटा जा सकता है। संक्रामक रोग, ये बीमारियां आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। हर किसी को कभी न कभी संक्रामक रोग हुए ही हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे एड्स घातक हो सकते हैं। गैर संक्रामक रोग, ये बीमारियां एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं होती। गैर संक्रामक बीमारियों में कैंसर सबसे ज्यादा मौतों का कारण है। नशा, जैसे कि ड्रग्स और शराब, भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। मानवों में होने वाली आम बीमारियां। आज हम उन विभिन्न जीवों के बारे में जानेंगे जो मनुष्यों में रोग पैदा कर सकते हैं। ये जीव बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ आदि हो सकते हैं। रोग पैदा करने वाले इन जीवों को रोगाणु, पैथोजेन कहा जाता है। अधिकांश परजीवी भी रोगाणु होते हैं क्योंकि वे जीवित रहने के लिए अपने मेजबान, जिस पर वे रहते हैं, को नुकसान पहुंचाते हैं। ये रोगाणु हमारे शरीर में विभिन्न तरीकों से प्रवेश कर सकते हैं, वहां तेजी से बढ़ते हैं और हमारे शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा डालते हैं, जिससे शरीर की संरचना और कार्य में नुकसान होता है। रोगाणुओं को अपने मेजबान के शरीर के वातावरण में रहने के अनुकूल खुद को बदलना पड़ता है।
उदाहरण के लिए आंतों में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को यह जानना चाहिए कि वे कम अम्लीय वातावरण लो पीएच वाले पेट में कैसे जीवित रह सकते हैं और पाचन एंजाइमों का कैसे विरोध कर सकते हैं। आइए अब हम विभिन्न रोगजनक जीवों के कुछ उदाहरणों और उनके कारण होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही इन बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के उपायों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। टाइफाइड बुखार कारक रोगाणु साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। संक्रमण का तरीका ये रोगाणु आमतौर पर दूषित भोजन और पानी के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करते हैं और फिर रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में फैल जाते हैं। लक्षण तेज बुखार 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, सिरदर्द और भूख न लगना इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं। गंभीर मामलों में आंतों में छेद परफोरेशन हो सकता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। अन्य रोगाणु और रोग पाठ्यपुस्तक के इस अध्याय में अन्य कई रोगाणुओं और उनके कारण होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया गया है, जिनमें शामिल हैं अमीबिक पेचिश अमीब डिसेंटेरिका द्वारा, मलेरिया प्लास्मोडियम द्वारा, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमो द्वारा, फाइलेरिया वुचेरिया बांकोफ्टी द्वारा, टैपवार्म संक्रमण टीनिया सोलियम द्वारा। बीमारियों से बचाव और नियंत्रण पाठ्यपुस्तक में इन बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है। स्वच्छ पेयजल का सेवन करें और साफ सुथरा भोजन करें। शौचालयों का सही इस्तेमाल करें और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। मच्छरदानी का उपयोग करें और मच्छरों के पनने को रोकने के लिए उपाय करें। अपने बच्चों का टीकाकरण इम्यूनाइजेशन करवाएं। कच्चा या अधपका भोजन न खाएं। इन उपायों को अपनाकर हम इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। टाइफाइड बुखार के बारे में विस्तृत जानकारी। टाइफाइड बुखार की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जा सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी मॉलन, जिन्हें टाइफाइड मैरी का उपनाम दिया गया था, का मामला एक प्रसिद्ध उदाहरण है। वह पेशे से रसोइया थीं और टाइफाइड रोग वाहक थीं। उन्होंने कई सालों तक अपने द्वारा तैयार किए गए भोजन के माध्यम से टाइफाइड फैलाना जारी रखा। टाइफाइड बुखार के अलावा अन्य जीवाणु जनित रोग पाठ्यपुस्तक के इस भाग में मानवों में होने वाले कुछ अन्य जीवाणु जनित रोगों के बारे में भी बताया गया है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैसे जीवाणु मनुष्यों में निमोनिया नामक रोग का कारण बनते हैं। यह रोग फेफड़ों की वायुकोशों हवा से भरे थैलीनुमा संरचनाओं को संक्रमित करता है। संक्रमण के परिणामस्वरूप वायुकोश द्रव से भर जाते हैं, जिससे श्वास लेने में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। निमोनिया के लक्षणों में बुखार, कंपकपन, खांसी और सिरदर्द शामिल हैं। गंभीर मामलों में होंठ और नाखून का रंग ग्रे से नीला पड़ सकता है। हैजा, प्लेग, डिप्थीरिया आदि कुछ अन्य जीवाणु जनित रोग हैं। टाइफाइड की तरह ही वायरस भी कई बीमारियों का कारण बनते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम राइनोवायरस नामक समूह के वायरस सबसे आम मानव रोगों में से एक सामान्य सर्दी जुकाम पैदा करते हैं। ये वायरस नाक और श्वसन मार्ग को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्य सर्दी जुकाम की विशेषता नाक बंद होना और बहना, गले में खराश, आवाज बैठना, खांसी, सिरदर्द, थकान आदि लक्षण होते हैं, जो आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक रहते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक के कारण उत्पन्न होने वाली बूंदें या तो सीधे सांस ली जाती हैं या फिर पेन, किताबें, कप, दरवाजे के हैंडल, कंप्यूटर कीबोर्ड या माउस आदि जैसी दूषित वस्तुओं के माध्यम से फैलती हैं और स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण का कारण बनती हैं। इन बीमारियों से बचाव कैसे करें? पाठ्यपुस्तक में इन बीमारियों से बचाव के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है। साफ पानी पिएं और साफ सुथरा भोजन करें। शौचालयों का सही इस्तेमाल करें और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। अपने हाथ नियमित रूप से धोएं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। संतुलित आहार लें और स्वस्थ रहें। मलेरिया मनुष्यों में होने वाला एक प्रोटोजोआ जनित रोग। कुछ मानव रोग प्रोटोजोआ के कारण भी होते हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे मनुष्य कई वर्षों से लड़ रहा है। प्लास्मोडियम नामक एक सूक्ष्म प्रोटोजोआ इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। प्लास्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां पी विवैक्स, पी मलेरिया और पी फाल्सिपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए जिम्मेदार होती हैं।
इनमें से प्लास्मोडियम फाल्सिपेरम द्वारा होने वाला घातक मलेरिया सबसे गंभीर है और यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है। आइए हम प्लास्मोडियम के जीवन चक्र पर एक नजर डालें। चित्र 7.1। प्लास्मोडियम का जीवन चक्र। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लास्मोडियम स्पोरोजाइट्स संक्रामक रूप में मानव शरीर में प्रवेश करता है। परजीवी शुरू में यकृत कोशिकाओं के भीतर गुना करते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी पर हमला करते हैं, जिससे उनका टूटना होता है। लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के साथ ही हीमोजोइन नामक एक विषाक्त पदार्थ निकलता है, जो हर 3 से 4 दिन में ठंड लगने और तेज बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। जब एक मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो ये परजीवी मच्छर के शरीर में प्रवेश करते हैं और आगे विकास से गुजरते हैं। परजीवी उनके भीतर गुना होकर स्पोरोजाइट्स बनाते हैं, जो उनकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब ये मच्छर किसी इंसान को काटते हैं, तो स्पोरोजाइट्स उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे ऊपर बताई गई घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मलेरिया परजीवी को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 मेजबानों मनुष्यों और मच्छरों की आवश्यकता होती है। चित्र 7.1। मादा एनोफिलीज मच्छर भी इस रोग का वाहन संक्रमण फैलाने वाला है। मलेरिया से बचाव के उपाय। पाठ्यपुस्तक में मलेरिया से बचाव के उपायों पर भी प्रकाश डाला गया है। अपने घरों में मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरों के पनने को रोकने के लिए उपाय करें। पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। मच्छर रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। इन उपायों को अपनाकर आप मलेरिया से बचाव कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। मलेरिया परजीवी प्लास्मोडियम के जीवन चक्र की गहराई से व्याख्या। मलेरिया की व्याख्या करने के लिए मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि मलेरिया मनुष्यों में होने वाली एक जानलेवा परजीवी बीमारी है। आइए अब हम उस प्रोटोजोआ परजीवी प्लास्मोडियम के बारे में जानें, जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, और इसे फैलाने वाले वाहक के बारे में भी। फिर हम इस रोग की रोकथाम और उपचार के बारे में बात करेंगे। प्लास्मोडियम परजीवी। प्लास्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, यानी यह एकल कोशिकीय जीव है। प्लास्मोडियम की कई प्रजातियां ज्ञात हैं, पर मलेरिया के लिए मुख्यतः 4 प्रजातियां उत्तरदायी हैं। प्लास्मोडियम विवैक्स पी विवैक्स, प्लास्मोडियम ओवेल पी ओवेल, प्लास्मोडियम मलेरिया पी मलेरी, प्लास्मोडियम फाल्सिपेरम पी फाल्सिपैरम। यह सबसे गंभीर व घातक प्रकार का मलेरिया पैदा करती है। मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर प्लास्मोडियम परजीवी को एक मानव से दूसरे में पहुंचाता है। इसे रोग का वाहक कहा जाता है। केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, इसलिए वही रोग का प्रसार करती है। आरेख चार्ट के अनुसार जीवन चक्र को समझते हैं। आरेख में आपने जो मानव और मच्छर के चित्र देखे हैं, हम इन्हीं के शरीर में होने वाले परजीवी के विकास क्रम पर ध्यान देंगे। मानव शरीर में संक्रमण। जब कोई संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर किसी इंसान को काटता है, तो वह परजीवी के स्पोरोजोइट्स संक्रामक रूप रक्त में छोड़ता है। लिवर चरण। ये स्पोरोजोइट्स रक्त प्रवाह से होते हुए लिवर में पहुंचते हैं और लिवर कोशिकाओं में संक्रमण पैदा करते हैं। लिवर के अंदर ये स्पोरोजोइट्स रूप बदलते हैं और गुना बढ़ते हैं। इससे मेरोजोइट्स नामक संरचनाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कोशिका चरण। परिपक्व मच्योर मेरोजोइट्स लिवर कोशिकाओं को तोड़कर बाहर निकलते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज पर आक्रमण करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर मेरोजोइट्स फिर से गुना करके ट्रोफोजोइट्स का निर्माण करते हैं। ये ट्रोफोजोइट्स आगे विकसित होकर स्काइजोन्स बनाते हैं। इन स्काइजोन्स के भीतर ढेर सारे नए मेरोजोइट्स निर्मित होते हैं। लाल रक्त कोशिका स्काइजोन्स के फटने से टूट जाती है। मेरोजोइट्स के साथ साथ हीमोजोइन नामक एक विषाक्त पदार्थ भी रक्त में निकलता है। यही विषाक्त पदार्थ तेज बुखार के आक्रमण बाउट्स का कारण बनता है। कुछ मेरोजोइट्स फिर से नई लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और यह दुष्चक्र जारी रहता है। गैमेटोसाइट अवस्था। लाल रक्त कोशिकाओं में गुना करते हुए कुछ मेरोजोइट्स गैमेटोसाइट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये गैमेटोसाइट्स परजीवी के यौन प्रजनन रूप हैं। मच्छर के शरीर में परजीवी को ग्रहण करना। जब एक मादा एनोफिलीज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो यह रक्त के साथ मानव के ये गैमेटोसाइट्स भी चूस लेता है।
निषेचन और विकास मच्छर के पेट के भीतर नर और मादा गैमेटोसाइट्स का मिलन होता है, जिससे युग्मनज जाइगोट बनते हैं। ये युग्मनज लंबी संरचनाओं में विकसित होते हैं, जिन्हें उकाइनेट्स उकिनीट्स कहते हैं। ओसाइट्स और स्पोरोजोइट्स का निर्माण उकाइनेट्स मच्छर के पेट की दीवार को भेदकर ओसाइट्स की रचना करते हैं। इन ओसाइट्स के भीतर बड़ी संख्या में स्पोरोजोइट्स बनते हैं। संक्रमण के लिए तैयार ओसाइट्स परिपक्व हो जाते हैं और फट जाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में स्पोरोजोइट्स निकलते हैं। ये स्पोरोजोइट्स मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। अब जब यह मच्छर किसी स्वस्थ मानव को काटता है तो उसके साथ ये स्पोरोजोइट्स मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। मलेरिया के लक्षण: तेज बुखार और अचानक ठंड लगना, गंभीर सिरदर्द, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी, खांसी, दस्त, गंभीर मामलों में रक्ताल्पता, एनीमिया और पीलिया भी हो सकता है। मलेरिया का निदान: रक्त जांच के माध्यम से रक्त में परजीवी की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। मलेरिया का उपचार: मलेरिया का इलाज दवाओं से किया जा सकता है। इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयां परजीवी की प्रजाति पर निर्भर करती हैं। रोकथाम सबसे अच्छा उपाय है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव। पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। स्थिर पानी जैसे गड्ढों, कूलरों, पुराने टायरों आदि को जमा न होने दें, क्योंकि इनमें मच्छर पैदा होते हैं। आज हम आंतों में रहने वाले परजीवियों के बारे में जानेंगे। आज का पाठ आंतों के परजीवी और उनसे होने वाले रोग। आज हम क्या सीखेंगे? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमोएबा हिस्टोलिटिका क्या है? अमीबियासिस अमीबियासिस कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या हैं? आंतों में रहने वाले कृमि हेलमिंथ्स कौन से हैं? अस्करिस अस्केरिस और वुचेरिया वुचरेरिया से होने वाले रोग कौन से हैं और उनके लक्षण क्या हैं? ये रोग कैसे फैलते हैं और इनसे कैसे बचाव करें? चलिए अब विस्तार से जानते हैं। एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमोएबा हिस्टोलिटिका और अमीबियासिस अमीबियासिस। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक एकल कोशिकीय परजीवी है जो मनुष्यों की बड़ी आंत में रहता है। यह परजीवी अमीबियासिस या अमीबिक पेचिश नामक रोग का कारण बनता है। अमीबियासिस कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के मल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका के अंडाणु सिस्ट्स होते हैं। ये अंडाणु मिट्टी, पानी या भोजन को दूषित कर सकते हैं। दूषित भोजन या पानी के सेवन से स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। मक्खियां भी अपने पैरों पर इन अंडाणुओं को चिपकाकर भोजन को दूषित कर सकती हैं। अमीबियासिस के लक्षण क्या हैं? पेट में दर्द और मरोड़, दस्त जिसमें कभी कभी खून और बलगम भी हो सकता है, कब्ज, भूख कम लगना, वजन घटना। दो आंतों में रहने वाले कृमि हेलमिंथ्स। आंतों में रहने वाले कई प्रकार के कृमि हेलमिंथ्स मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। आज हम दो सामान्य कृमियों अस्करिस अस्केरिस और वुचेरिया वुचरेरिया के बारे में जानेंगे। अस्करिस अस्केरिस। अस्करिस एक गोल कृमि होता है जो आंतों में रहता है। यह कृमि अस्करियासिस नामक रोग का कारण बनता है। अस्करियासिस कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति के मल में अस्करिस के अंडे होते हैं। ये अंडे मिट्टी को दूषित करते हैं। दूषित मिट्टी से दूषित सब्जियों या फलों के सेवन से स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। दूषित पानी के सेवन से भी संक्रमण हो सकता है। अस्करियासिस के लक्षण क्या हैं? पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, भूख कम लगना, वजन घटना, आंतों में रुकावट। वुचेरिया वुचरेरिया। वुचेरिया एक फाइलेरिया कृमि होता है जो लसिका वाहिकाओं में रहता है। यह कृमि फाइलेरिया नामक रोग का कारण बनता है। फाइलेरिया कैसे फैलता है? जब कोई संक्रमित व्यक्ति मच्छर को काटता है तो मच्छर के शरीर में वुचेरिया के लार्वा प्रवेश कर जाते हैं। ये लार्वा विकसित होकर संक्रामक हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। फाइलेरिया के लक्षण क्या हैं? हाथों और पैरों में सूजन, हाथी पाम, लिम्फ नोड्स में सूजन, त्वचा में संक्रमण। इन रोगों से कैसे बचें? आइए अब हम फाइलेरिया और दांत के बारे में विस्तार से जानें।
एक, फाइलेरिया एलिफेंटिएसिस। फाइलेरिया के कारक जीव। बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और बुचरेरिया मलाई नामक फाइलेरिया कृमि मनुष्य में फाइलेरिया रोग का कारण बनते हैं। फाइलेरिया कैसे फैलता है? ये कृमि कई सालों तक लसिका वाहिकाओं, खासकर निचले अंगों की लसिका वाहिकाओं में रहते हैं और धीरे धीरे वहां सूजन पैदा करते हैं। ये मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलते हैं। जब कोई संक्रमित व्यक्ति मच्छर को काटता है तो मच्छर के शरीर में बुचरेरिया के लार्वा प्रवेश कर जाते हैं। ये लार्वा विकसित होकर संक्रामक हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। फाइलेरिया के लक्षण। निचले अंगों खासकर पैरों में सूजन, हाथी पांव, लिम्फ नोड्स में सूजन, त्वचा में संक्रमण। 2, दाद रिनवॉर्म। दांत के कारक जीव। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफिटन और एपिडर्मोफिटन नामक कवक विभिन्न प्रकार के दांत का कारण बनते हैं। दांत मनुष्यों में सबसे आम संक्रामक रोगों में से एक है। दांत के लक्षण। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और खोपड़ी पर सूखे पपड़ीदार घाव, फिगर 7.3। इन घावों के साथ तेज खुजली होना। गर्मी और नमी इन कवक को बढ़ने में मदद करती है, इसलिए ये कमर और पैरों के बीच की त्वचा की तहों में तेजी से फैलते हैं। दांत कैसे फैलता है? दांत आमतौर पर मिट्टी के संपर्क में आने से या संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या यहां तक कि कंघी का इस्तेमाल करने से फैलता है। इन रोगों से कैसे बचें? व्यक्तिगत स्वच्छता। शरीर को साफ रखना। साफ पीने का पानी, भोजन, सब्जियां, फल आदि का सेवन करना। सार्वजनिक स्वच्छता। कचरा और मलमूत्र का उचित निपटान। जल जलाशयों, स्विमिंग पूल, शौचालय और टैंकों की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन। सार्वजनिक भोजनालयों में स्वच्छता के मानक बनाए रखना। ये उपाय खासकर उन बीमारियों के लिए जरूरी हैं जिनके रोगाणु भोजन और पानी के जरिए फैलते हैं, जैसे टाइफाइड, अमीबियासिस और अस्करियासिस। वायु जनित रोग। निमोनिया और सामान्य सर्दी जैसी हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारियों के लिए उपरोक्त उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों या उनके सामान के सीधे संपर्क से बचना चाहिए। वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम। एक जीव विज्ञान शिक्षक की व्याख्या, हिंदी में। परिचय। मच्छरों, टिक्स, किलनी, मक्खियों और अन्य कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोगों को हम वेक्टर जनित रोग कहते हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इस श्रेणी में कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। चूंकि इन बीमारियों का प्रसार कीटों के माध्यम से होता है, इसलिए इन पर नियंत्रण पाने का सबसे कारगर उपाय इन कीटवाहकों, वेक्टर और उनके प्रजनन स्थलों को नियंत्रित करना या समाप्त करना होता है। आइए विभिन्न वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के तरीकों पर एक विस्तृत नजर डालते हैं। वेक्टर्स और उनके प्रजनन को नियंत्रित करने के उपाय। जल जमाव को रोकना। मच्छर रुके हुए या स्थिर पानी में पनपते हैं। घरों के अंदर और आसपास पानी का जमाव रोकना मच्छरों को पनपने से रोकने के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। हमें कूलरों को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, गमलों में जमा पानी को हटा देना चाहिए, टायर आदि में पानी इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। इन कदमों से मच्छरों के प्रजनन पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है। मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मछलियों का प्रयोग। कुछ मछलियां जैसे गंबुसिया तालाबों और अन्य जल निकायों में मच्छरों के लार्वा का सेवन करती हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर अक्सर घरों के अंदर के जमा पानी में पनपते हैं, इसलिए इन जगहों पर गंबुसिया जैसी मछलियों को छोड़ना इनके प्रसार को रोकने में कारगर साबित हो सकता है। कीटनाशकों का छिड़काव। कीटनाशकों का उपयोग मच्छरों और अन्य कीट वेक्टर्स को मारने का एक प्रभावी तरीका है। खाइयों, नालियों, दलदलों और अन्य ऐसे स्थानों पर जिन्हें हम पूरी तरह से साफ नहीं कर सकते, कीटनाशकों का छिड़काव इन वेक्टर्स के प्रसार को रोकता है। मच्छरदानियों का प्रयोग। मच्छरदानी रात में सोते समय मच्छरों के काटने से बचाव का एक आसान और प्रभावी तरीका है। जिन क्षेत्रों में मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा हो, वहां मच्छरदानियों का उपयोग विशेष रूप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मच्छरों से फैलने वाली जानलेवा बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दरवाजों और खिड़कियों में जाली। मच्छरों को घर के अंदर प्रवेश करने से रोकने का एक और कारगर तरीका है दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाना। यह मच्छर जनित बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने में, विशेषकर शाम के समय, सार्थक साबित होता है। मच्छर जनित रोगों पर विशेष ध्यान।
हाल ही में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के व्यापक प्रकोप ने मच्छर नियंत्रण के महत्व को और भी अधिक रेखांकित किया है। ये बीमारियां एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण होती हैं, जो खास तौर पर दिन में काटता है। इन बीमारियों के रोकथाम के लिए घरों के अंदर रुके हुए पानी में लार्वा पैदा होने से रोकना एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा बुखार, जोड़ों में दर्द और चकत्ते जैसे लक्षणों को पहचानना और शीघ्र उपचार कराना आवश्यक है। रोगाणुओं से लड़ने में जैविक विज्ञान की प्रगति। जैविक विज्ञान बायोलॉजी में हुई उन्नति ने हमें संक्रामक रोगों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया है। टीकों के उपयोग और टीकाकरण कार्यक्रमों ने चेचक जैसी घातक बीमारी को पूरी तरह से मिटाने जैसे चमत्कार किए हैं। पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टेटनस जैसी कई अन्य संक्रामक बीमारियों को भी टीकों के उपयोग से काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई और सुरक्षित टीकों के विकास ने आशा की एक नई किरण दी है। टीकों के अलावा एंटीबायोटिक दवाओं और अन्य दवाओं की खोज ने भी संक्रामक रोगों के प्रभावी इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सारांश: वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए कीट वेक्टर्स और उनके प्रजनन स्थलों का नियंत्रण अति आवश्यक है। पानी के जमाव को रोककर, कीटनाशकों का छिड़काव करके, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करके और जाली लगाकर हम इन बीमारियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जैविक विज्ञान में हुई प्रगति ने टीकों और दवाओं के रूप में ऐसे हथियार दिए हैं जो संक्रामक रोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई में बहुत काम आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया जैसे किसी भी वेक्टर जनित रोग के लक्षण हैं, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। शीघ्र निदान और उपचार से इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है और रोगी को तेजी से ठीक होने में मदद मिल सकती है। शरीर की रक्षा प्रणाली, जन्मजात प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, एक विस्तृत व्याख्या। हिंदी में। परिचय: हमारा शरीर लगातार असंख्य संक्रामक सूक्ष्मजीवों के संपर्क में आता है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल कुछ ही हमारे शरीर को बीमार बना पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण यह है कि हमारे शरीर में एक आंतरिक रक्षा प्रणाली होती है जो अधिकांश बाहरी आक्रमणों और रोगजनकों से हमारी रक्षा करती है। रोग पैदा करने वाले जीवों से लड़ने की शरीर की इसी क्षमता को प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है: I जन्मजात प्रतिरक्षा इन्नेट इम्यूनिटी और II उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस पाठ में हम जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जन्मजात प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा एक गैर विशिष्ट प्रकार की रक्षा प्रणाली है जो हमारे शरीर में जन्म से ही मौजूद होती है। यह रक्षा प्रणाली हमारे शरीर में बाहरी कारकों और रोगजनकों के प्रवेश को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अवरोध बैरियर्स प्रदान करती है। जन्मजात प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से 4 प्रकार के अवरोध शामिल होते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करें। 1. शारीरिक अवरोध फिजिकल बैरियर्स। त्वचा। हमारी त्वचा सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक अवरोध है जो सूक्ष्मजीवों के प्रवेश को रोकती है। यह हमारी रक्षा की सबसे पहली दीवार के रूप में काम करती है। श्लेष्म झिल्ली म्यूकस कोटिंग श्वसन, जठरांत्र, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और मूत्रजननांगी मार्ग यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के उपकला अस्तर एपिथेलियम लाइनिंग की श्लेष्म झिल्ली शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को फंसाने में मदद करती है। 2. शरीर क्रियात्मक या क्रियात्मक अवरोध फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। पेट में अम्ल एसिड। पेट में मौजूद अम्ल एसिड कई रोगाणुओं को मारकर उनके विकास को रोकने में सहायक होता है। मुंह की लार सलाइवा लार में मौजूद कुछ तत्व सूक्ष्मजीवों को बढ़ने से रोकते हैं। आंसू टीयर्स आंखों से निकलने वाले आंसू भी रोगजनकों के विकास को रोकने का काम करते हैं। 3. कोशिकीय अवरोध सेल्यूलर बैरियर्स। हमारे शरीर में कई रक्त कोशिकाएं होती हैं जो सूक्ष्मजीवों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देती हैं। ये कोशिकाएं रोगाणुओं को निगलने फैगोसाइटोसिस की क्षमता रखती हैं। आइए इन कोशिकाओं के बारे में थोड़ा और जानें। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स या न्यूट्रोफिल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स ये एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC होती हैं। सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति में ये उन्हें घेर कर नष्ट कर देती हैं। मोनोसाइट्स ये भी एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में उपस्थित रोगाणुओं को निगलकर नष्ट कर देती हैं।
प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, नेचुरल किलर सेल्स, ये एक प्रकार की लिम्फोसाइट्स, श्वेत रक्त कोशिका होती हैं जो संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने में विशिष्ट भूमिका निभाती हैं। ऊतकों में मैक्रोफेज, मैक्रोफाजेज इन टिश्यूज, ऊतकों में उपस्थित मैक्रोफेज कोशिकाएं भी विभिन्न रोगाणुओं और मृत कोशिकाओं को खाकर उन्हें नष्ट कर देती हैं। 4. साइटोकाइन अवरोध, साइटोकाइन बैरियर्स। हमारे शरीर में संक्रमण की स्थिति में वायरस संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरेंस नामक प्रोटीन का स्राव करती हैं। इंटरफेरॉन का मुख्य कार्य स्वस्थ कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से बचाना होता है। ये प्रोटीन वायरस के संक्रमण से प्रभावित हुए बिना स्वस्थ कोशिकाओं में वायरस रोधी प्रोटीन को बनाने के लिए उत्तेजित करते हैं। इस तरह इंटरफेरॉन हमारे शरीर को वायरस के संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच का अंतर। आइए एक नजर डालते हैं जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच कुछ मूलभूत अंतरों पर। विशेषता: जन्मजात प्रतिरक्षा इन्नेट इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। परिभाषा: जन्म के समय से मौजूद गैरविशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली, जीवन के दौरान विकसित होने वाली विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली। क्रियातंत्र: शारीरिक, क्रियात्मक, कोशिकीय अवरोध, विशिष्ट एंटीबॉडी और मेमोरी कोशिकाओं का उत्पादन। प्रतिक्रिया का समय: रोगजनकों के आक्रमण पर तीव्र प्रतिक्रिया, अपेक्षाकृत धीमी प्रतिक्रिया लेकिन बाद में तेज। स्मृति का गुण: कोई मेमोरी नहीं, मेमोरी कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बार बार संक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया बनाने में सक्षम। महत्वपूर्ण बिंदु: जन्मजात प्रतिरक्षा शरीर की रक्षा की पहली प्रणाली है। यह हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगजनकों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली गैर विशिष्ट है, यानी यह किसी विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ काम नहीं करती, बल्कि विभिन्न प्रकार के रोगजनकों के प्रति सुरक्षा देने का काम करती है। जन्मजात प्रतिरक्षा हमें तब भी सुरक्षा देती है जब हम किसी बिल्कुल नए रोगाणु के संपर्क में आते हैं। जब जन्मजात प्रतिरक्षा विफल हो जाती है या उससे निपटने के लिए रोगाणु अधिक शक्तिशाली होते हैं, तब उपार्जित प्रतिरक्षा सक्रिय होती है, जो कि ज्यादा विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करती है। सारांश: अंत में हम कह सकते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली रोगजनकों से लड़ने और उन्हें नष्ट करने के लिए शरीर के प्राकृतिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे जन्म के समय से ही हमारे शरीर में होती है और संक्रमण के तत्काल खतरों से हमारी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक गहन व्याख्या हिंदी में। परिचय: जन्मजात प्रतिरक्षा रक्षा प्रणाली के अलावा हमारे शरीर में एक और महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र भी होता है, जिसे उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यह प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोगजनक पैथोजन के खिलाफ विकसित होती है और इसमें रोगाणुओं को याद रखने की क्षमता मेमोरी होती है। आइए इस प्रतिरक्षा तंत्र को विस्तार से समझते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषताएं। रोगजनक विशिष्टता: जन्मजात प्रतिरक्षा के विपरीत जो गैरविशिष्ट होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा किसी एक विशेष रोगाणु या पैथोजन के खिलाफ एक लक्षित रक्षा प्रणाली बनाती है। स्मरण शक्ति मेमोरी: उपार्जित प्रतिरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी स्मरण शक्ति या मेमोरी होती है। इसका क्या मतलब है? जब हमारा शरीर पहली बार किसी रोगजनक से संक्रमित होता है तो यह एक प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राइमरी रिस्पॉन्स देता है। यह प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत हल्की या कम तीव्रता वाली होती है। हालांकि जब हमारा शरीर उसी रोगजनक से दोबारा संक्रमित होता है तो इसकी स्मरण शक्ति के कारण यह एक बहुत तेज और शक्तिशाली प्रतिक्रिया देता है। इस बेहतर प्रतिक्रिया को द्वितीयक या एनामनेस्टिक प्रतिक्रिया सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कहते हैं। पिछले संक्रमण की याद के कारण ही यह बेहतर प्रतिक्रिया संभव हो पाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा के घटक। हमारे रक्त में दो विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स संक्रमण के जवाब में बी लिम्फोसाइट्स बहुत बड़ी संख्या में प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें एंटीबॉडी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी हमारे रक्त में प्रवाहित होकर रोगजनकों से लड़ते हैं। टी लिम्फोसाइट्स सीधे एंटीबॉडी नहीं बनाते, लेकिन वे बी लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। एंटीबॉडी शरीर के रक्षक प्रोटीन। एक एंटीबॉडी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 2 छोटी श्रृंखलाएं जिन्हें हल्की श्रृंखला लाइट चेन्स कहा जाता है। 2 लंबी श्रृंखलाएं
जिन्हें भारी श्रृंखला हेवी चेन्स कहा जाता है। इसलिए एक एंटीबॉडी को हमेशा H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी बनते हैं, जिनमें से कुछ हैं गे, इगेम, इगी, इग्जी आदि। ह्यूमरल एवं कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। चूंकि एंटीबॉडी रक्त में पाए जाते हैं, इसलिए एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। यह हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा के दो प्रकारों में से एक है। दूसरी प्रकार की उपार्जित प्रतिरक्षा कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI कहलाती है, और इसके लिए टी लिम्फोसाइट्स जिम्मेदार होते हैं। अंग प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांटेशन और उपार्जित प्रतिरक्षा। अंग प्रत्यारोपण एक जटिल चिकित्सा प्रक्रिया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हृदय, आंख, यकृत, लिवर या गुर्दे, किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उस स्थिति में अंग प्रत्यारोपण ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। अंगदाता डोनर की तलाश शुरू होती है, लेकिन यहाँ कई चुनौतियां हैं। किसी से भी अंग नहीं लिए जा सकते। हम किसी भी जानवर, दूसरे प्राइमेट या किसी भी इंसान से अंग नहीं ले सकते। अगर किसी गलत स्रोत से अंग लिया जाता है, तो हमारा शरीर उस अंग को जल्दी या देर से अस्वीकार कर देगा, जिसे हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। महत्वपूर्ण है टिश्यू मैचिंग व ब्लड ग्रुप मैचिंग। प्रत्यारोपण से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि दाता का अंग ग्रहण करने वाले के टिश्यू और ब्लड ग्रुप से मेल खाए। इस मैचिंग के बावजूद भी प्रत्यारोपण के बाद मरीज को जीवन भर इम्यूनोसप्रेसेंस दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। शरीर का अपने और पराये को पहचानना। हमारे शरीर में अपने अंगों और ऊतकों सेल्फ और पराये अंगों और ऊतकों नॉन सेल्फ के बीच अंतर करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह भेदभाव करने की क्षमता कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा तंत्र CMI का काम है, और इसी के चलते कभी कभी हमारा शरीर प्रत्यारोपित अंगों को भी अस्वीकार कर देता है। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का विस्तृत विवरण। प्राथमिक और द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। जब हमारा शरीर पहली बार किसी रोगजनक से सामना करता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली अपेक्षाकृत धीमी और कम तीव्रता वाली प्राथमिक प्रतिक्रिया देती है। इसमें बी लिम्फोसाइट्स रोगजनक से लड़ने वाले एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करते हैं। द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। इस प्रक्रिया में शरीर उस विशेष रोगजनक की स्मृति अपने पास संजोकर रख लेता है। जब हमारा शरीर उसी रोगजनक से फिर से संक्रमित होता है, तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मेमोरी सेल्स के कारण एक बहुत ही तेज और मजबूत प्रतिक्रिया देती है। इसे द्वितीयक या एनामनेस्टिक प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें बड़ी संख्या में एंटीबॉडी बहुत तेजी से बनाए जाते हैं, जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स के प्रकार। टी लिम्फोसाइट्स कई तरह के होते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। हेल्पर टी सेल्स। ये कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट्स और अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं के काम में मदद करती हैं। ये इन्हें संक्रमण से लड़ने के लिए सक्रिय करती हैं। काइलर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये कोशिकाएं सीधे तौर पर वायरस से संक्रमित कोशिकाओं या कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। मेमोरी टी सेल्स। ये कोशिकाएं संक्रमण की स्मृति को लंबे समय तक संजोकर रखती हैं, ताकि भविष्य में उसी रोगजनक से लड़ने में मदद मिल सके। उपार्जित प्रतिरक्षा और टीके वैक्सीन्स। टीके या वैक्सीन उपार्जित प्रतिरक्षा के सिद्धांत पर काम करते हैं। टीकों में रोगजनकों का कमजोर या मृत रूप होता है, जिन्हें हमारे शरीर में दिया जाता है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक शिक्षक के रूप में विस्तृत व्याख्या। हमारे शरीर को रोगजनकों पैथोजेंस से बचाने की क्षमता को इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा दो तरह की हो सकती है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी। जब हमारा शरीर एंटीजन के संपर्क में आता है, तो यह हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। एंटीजन क्या होते हैं? ये रोगाणुओं के हिस्से या अन्य प्रोटीन हो सकते हैं। इस प्रकार से प्राप्त प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। समय लगता है। सक्रिय प्रतिरक्षा प्रभावी होने में समय लेती है। प्राकृतिक तौर पर कोई संक्रमण होने के बाद या टीकाकरण के माध्यम से एंटीजन शरीर में पहुंचने के बाद एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, और इससे पहले हम संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा के स्रोत।
सक्रिय प्रतिरक्षा हमें मुख्यतः दो तरीकों से प्राप्त हो सकती है। टीकाकरण इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण में रोगाणुओं के कमजोर या मृत रूप को शरीर में पहुंचाया जाता है ताकि हमारे शरीर में उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्राकृतिक तौर पर बनने लगें। प्राकृतिक संक्रमण नेचुरल इन्फेक्शन। जब हमारा शरीर संक्रमण के दौरान असली रोगाणुओं के संपर्क में आता है तो वह इससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यह सक्रिय प्रतिरक्षा का प्राकृतिक तरीका है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में रोगाणुओं से लड़ने के लिए तैयार एंटीबॉडी हमारे शरीर में सीधे बाहर से दी जाती हैं। चूंकि इसमें हमारे शरीर को अपनी एंटीबॉडी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है तो यह प्रतिरक्षा तुरंत असर करने लगती है। हालांकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा की एक बड़ी कमी यह है कि इसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहता। निष्क्रिय प्रतिरक्षा के स्रोत। निष्क्रिय प्रतिरक्षा कुछ निम्न रूपों में प्राप्त की जा सकती है। मां का दूध कोलोस्ट्रम। क्या आप जानते हैं कि नवजात शिशुओं के लिए मां का दूध बहुत जरूरी क्यों माना जाता है? जन्म के प्रारंभिक कुछ दिनों में मां से निकलने वाले पीले तरल जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं उसमें भरपूर मात्रा में एंटीबॉडी IgA होते हैं जो शिशु को संक्रमणों से बचाते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्भकाल में प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडीज। गर्भावस्था के दौरान शिशु को अपनी मां से प्लेसेंटा के माध्यम से कुछ एंटीबॉडी प्राप्त होते हैं। यह भी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एक उदाहरण है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन। कुछ बेहद खतरनाक रोगों जैसे टिटनेस के मामले में हमें तुरंत प्रतिरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में बीमारी पैदा करने वाले विष टॉक्सिन के खिलाफ बने पूर्वनिर्मित एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। सांप के काटने के बाद दिए जाने वाले इंजेक्शन में भी सांप के जहर के खिलाफ बने एंटीबॉडी होते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच अंतर। विशेषता सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का स्रोत शरीर के अंदर निर्मित बाहरी स्रोत से सीधे प्राप्त। प्रभावी होने का समय धीमी प्रक्रिया तीव्र और तुरंत प्रभाव की अवधि लंबे समय तक रहने वाला अल्पकालिक अस्थायी प्रभाव। उदाहरण प्राकृतिक संक्रमण टीकाकरण मां का दूध एंटीटॉक्सिन सांप के काटने के इंजेक्शन। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। आइए अब थोड़ा टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण के बारे में विस्तार से समझते हैं। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण का सिद्धांत। टीकाकरण की प्रक्रिया हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मरण शक्ति या मेमोरी के सिद्धांत पर आधारित है। टीकों में रोगजनकों के कमजोर मृत रूप या उनके एंटीजेनिक प्रोटीन होते हैं। जब ये हमारे शरीर में पहुंचाए जाते हैं तो हमारा शरीर इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक संक्रमण से मिलने वाले एंटीजन के संपर्क के ही समान है, लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि टीके के रोगजनक कमजोर किए गए होते हैं और इसलिए हम वास्तविक रूप से बीमार नहीं पड़ते। मेमोरी बी और टी सेल्स। जब रोगजनकों के एंटीजन हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर में विशेष बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनती हैं जिन्हें मेमोरी सेल्स कहा जाता है। ये मेमोरी सेल्स उन विशेष रोगजनकों को भविष्य में भी पहचान सकती हैं। अगर भविष्य में उन्हीं रोगजनकों से शरीर का सामना होता है तो ये मेमोरी सेल्स उन्हें जल्दी पहचान लेती हैं और बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनाकर रोगजनकों को नष्ट कर देती हैं। पुनः संयोजक डीएनए तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आधुनिक विज्ञान की पुनः संयोजक डीएनए तकनीक ने टीकों के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस तकनीक के माध्यम से रोगजनकों के एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स को बैक्टीरिया या यीस्ट में कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। इस तरह बड़े पैमाने पर टीकों का कम लागत पर उत्पादन संभव हो गया है। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका यीस्ट में बनाया जाता है। सारांश। हमने सीखा कि हमारा शरीर दो तरह की प्रतिरक्षा विकसित कर सकता है। सक्रिय प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में एंटीजन के संपर्क में आने से धीरे धीरे बनती है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो बाहरी स्रोत से मिलने वाले तैयार एंटीबॉडी के कारण तुरंत मिलती है। टीकाकरण द्वारा हम सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और खुद को भविष्य में होने वाले असली संक्रमणों से बचा सकते हैं। एलर्जी और ऑटोइम्यूनिटी। एक शिक्षक के रूप में विस्तृत व्याख्या। हिंदी। एलर्जी एलर्जीज। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह पर गए और अचानक आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के छींक आने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, और जब आप उस जगह से चले गए तो ये सारे लक्षण गायब हो गए?
हम सभी में से कुछ लोग वातावरण में मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कुछ जगहों पर परागकण, पॉलन, धूल के कीटाणु, माइट्स या अन्य चीजों की मौजूदगी अलग अलग होती है और इनसे होने वाली इस तरह की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है। एलर्जी की परिभाषा। एलर्जी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की कुछ विशेष पर्यावरणीय एंटीजन के प्रति एक अतिरंजित या बहुत तीव्र प्रतिक्रिया होती है। जिन पदार्थों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया होती है उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने वाले एंटीबॉडी इगी प्रकार के होते हैं। एलर्जेंस के उदाहरण कुछ आम एलर्जेंस हैं: धूल में मौजूद माइट्स या कीटाणु, परागकण, जानवरों के बाल या त्वचा से निकलने वाले कण, एनिमल डैंडर आदि। एलर्जी के लक्षण। एलर्जी के लक्षणों में शामिल हैं छींक आना, आंखों से पानी बहना, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ। एलर्जी की प्रक्रिया। एलर्जी होने का कारण हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं, जिन्हें मास्ट सेल्स कहते हैं, से हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का निकलना है। एलर्जी का पता लगाना। एलर्जी के कारण का पता लगाने के लिए मरीज को संभावित एलर्जेंस की बहुत कम मात्रा में दिखाया जाता है या उनका इंजेक्शन दिया जाता है और फिर रोगी में होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एलर्जी का उपचार। एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालाइन और स्टेरॉइड्स जैसी दवाओं के उपयोग से एलर्जी के लक्षणों को जल्दी से कम किया जा सकता है। एलर्जी और आधुनिक जीवन शैली। आजकल की आधुनिक जीवन शैली के कारण लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है और लोग एलर्जी के प्रति संवेदनशील भी हो रहे हैं। विशेषकर भारत के महानगरों में प्रदूषण के उच्च स्तर और बदलती जीवन शैली के कारण बड़ी संख्या में बच्चे एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा होने का एक संभावित कारण यह हो सकता है कि बचपन में लोग अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित वातावरण में पलते हैं, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न एलर्जेंस का प्राकृतिक प्रतिरोध विकसित करने का अवसर नहीं मिल पाता। ऑटोइम्यूनिटी उच्च कशेरुक प्राणियों, हायर वर्टब्रेट्स में एक उत्कृष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हुई है जो अपने और पराये जीवों, पदार्थों या कोशिकाओं के बीच का अंतर समझ सकती है। इस अद्भुत क्षमता को मेमोरी आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। हालांकि हम पूरी तरह से यह नहीं समझते कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है, लेकिन हमें इसके दो परिणामों को समझना होगा। उच्च कशेरुक पराये अणुओं को पहचान सकते हैं। हम में से अधिकतर जब प्रतिरक्षीकरण इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान इसी पहलू पर होता है, कैसे हमारा शरीर पराये अणुओं व रोगाणुओं को पहचानकर उनका मुकाबला कर पाता है। कभी कभी हमारा शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करता है। दुर्भाग्य से कभी कभी कुछ आनुवंशिक, जेनेटिक या अन्य अज्ञात कारणों से हमारा शारीरिक अपना प्रतिरक्षा तंत्र अपनी ही कोशिकाओं सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। इस स्थिति को ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। रूमेटॉइड गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो बहुत से लोगों को प्रभावित करता है, एक ऑटोइम्यून रोग है। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली में लसिका अंगों, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ऊतकों, टिश्यूज, कोशिकाओं, सेल्स और एंटीबॉडी जैसे घुलनशील अणु, सॉल्यूबल मोलिक्यूल्स होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, प्रतिरक्षा प्रणाली की यह विशेषता होती है कि यह पराये एंटीजन को पहचानती है, उन पर प्रतिक्रिया करती है और उन्हें याद रखती है। प्रतिरक्षा प्रणाली एलर्जी, ऑटोइम्यून बीमारियों और अंग प्रत्यारोपण जैसी स्थितियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लसिका अंग, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ये वे विशेष अंग हैं जहां लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति, परिपक्वता और विकास होता है। प्राथमिक लसिका अंग, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अस्थि मज्जा या बोन मैरो वह अंग है जहां अपरिपक्व इमैच्योर लिम्फोसाइट्स विकसित होकर एंटीजन के प्रति संवेदनशील लिम्फोसाइट्स, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनते हैं। थाइमस ग्रंथि भी एक प्राथमिक लसिका अंग है जहां अपरिपक्व लिम्फोसाइट्स का परिपक्व होना और उनमें विभिन्नता आना, डिफरेंशिएशन, होता है। द्वितीयक लसिका अंग। इसके अलावा द्वितीयक लसिका अंग, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स। ये छोटे अंग पूरे शरीर में लसिका तंत्र के साथ साथ स्थित होते हैं और छानने, फिल्टर करने का काम करते हैं। ये लसिका तंत्र से एंटीजन को पकड़ लेती हैं और वहां प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू करने में मदद करती हैं। प्लीहा या स्प्लीन रक्त को साफ करने का काम करती है।
यह रक्त से एंटीजन को पहचानती है और उस पर प्रतिक्रिया शुरू करती है। लसिका से संबंधित अन्य ऊतक शरीर में अन्य ऊतक भी होते हैं जहां लसिका संबंधित गतिविधियां होती हैं। इन्हें म्यूकोसा संबंधी लसिका ऊतक म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू मार्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे गले के टॉन्सिल्स और आंतों से जुड़े ऊतक इसी श्रेणी में आते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं। प्रतिरक्षा तंत्र में प्रमुख कोशिकाएं होती हैं लिम्फोसाइट्स। ये दो प्रकार के होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, जैसा हमने पहले पढ़ा है, ये कोशिकाएं एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स, ये कोशिकाएं अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं के कार्यों में मदद करती हैं, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं या कैंसर कोशिकाओं को सीधे नष्ट करती हैं और एंटीजन की स्मृति को बनाए रखने में भूमिका निभाती हैं। लसिका अंग और प्रतिरक्षा तंत्र, एक विस्तृत व्याख्या। हिंदी। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कई विशेष अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह एक जटिल नेटवर्क है जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करता है। इस विस्तृत विवरण में हम लसिका अंगों के बारे में बात करेंगे और वे कैसे हमारे शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिम्फोसाइट्स की यात्रा और उनका परिपक्व होना। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की आधारशिला होती हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार के एंटीजन या रोगजनकों से शरीर की रक्षा करती हैं। लिम्फोसाइट्स की उत्पत्ति और परिपक्वता प्राथमिक लसिका अंगों, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, में होती है। परिपक्व या पूर्ण विकसित हो जाने के बाद ये लिम्फोसाइट्स दूसरे लसिका अंगों में पहुंच जाती हैं, जिन्हें द्वितीयक लसिका अंग, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, कहते हैं। द्वितीयक लसिका अंग क्या होते हैं? द्वितीयक लसिका अंग हमारे शरीर में उन स्थानों के रूप में कार्य करते हैं जहां लिम्फोसाइट्स एंटीजन के संपर्क में आते हैं और फिर बढ़ते हुए प्रभावी कोशिकाओं या इफेक्टर सेल्स में बदल जाते हैं। इन अंगों में शामिल हैं प्लीहा, स्प्लीन, एक बीन के आकार का अंग जिसमें मुख्य रूप से लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स, एक तरह की श्वेत रक्त कोशिकाएं जो रोगजनकों को निगल लेती हैं, होते हैं। प्लीहा रक्त को छानने, फिल्टर करने का काम करती है, रक्त में मौजूद सूक्ष्मजीवों को फंसा लेती है और साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं, एरिथ्रोसाइट्स, का एक बड़ा भंडार भी रखती है। लसिका ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स, ये छोटी ठोस संरचनाएं पूरे शरीर में लसिका तंत्र के साथ साथ स्थित होती हैं। इनका प्राथमिक काम होता है रोगाणुओं या शरीर में आए अन्य एंटीजन को रोकना। यह सूक्ष्मजीव लसिका, लिम्फ और ऊतक तरल पदार्थ, टिश्यू फ्लूइड, के साथ लसिका तंत्र में आ जाते हैं जहां ये ग्रंथियां उन्हें अलग कर लेती हैं। लसिका ग्रंथियों में फंसे ये एंटीजन वहां मौजूद लिम्फोसाइट्स को सक्रिय करते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू होती है। टॉन्सिल्स, ये छोटी संरचनाएं गले में स्थित होती हैं और संक्रमण के खिलाफ हमारी सुरक्षा की पहली पंक्ति का निर्माण करती हैं। आंत के पेयर के पेयस पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टिन, ये हमारी छोटी आंत में मौजूद विशेष ऊतक होते हैं जो भोजन या हानिकारक रोगाणुओं से मिलने वाले एंटीजन को पहचानकर प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। अपेंडिक्स, हालांकि अपेंडिक्स के सभी कार्यों को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा गया है। हम यह जानते हैं कि इसमें लसिका ऊतक होते हैं जो इसे प्रतिरक्षा प्रणाली में योगदान करने की क्षमता देते हैं। प्रमुख प्राथमिक लसिका अंग। जैसा कि उल्लेख किया गया है, लिम्फोसाइट्स के जन्म और परिपक्वता से जुड़े दो प्रमुख प्राथमिक लसिका अंग होते हैं। अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अस्थि मज्जा या बोन मैरो हमारे शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जहां सभी रक्त कोशिकाएं विकसित होती हैं। लिम्फोसाइट्स और अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति भी यहीं से होती है। थाइमस ग्रंथि, थाइमस एक लोब जैसा अंग होता है जो हमारे हृदय के पास और छाती की हड्डी के नीचे स्थित होता है। यह विशेष रूप से टी लिम्फोसाइट्स के विकास और परिपक्वता के लिए एक आवश्यक अंग है। थाइमस जन्म के समय काफी बड़ा होता है, लेकिन उम्र के साथ इसका आकार घटता जाता है। यौवन प्राप्त होते होते यह काफी छोटा हो जाता है। लसिका ऊतक और उनका रक्षा तंत्र में योगदान। हमारे शरीर के कई प्रमुख मार्गों, श्वसन मार्ग, पाचन मार्ग और मूत्रजन नांगी मार्ग में विशेष प्रकार के लसिका ऊतक मौजूद होते हैं। इन्हें म्यूकोसा संबंधी लसिका ऊतक या माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, कहा जाता है। ये ऊतक भी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वास्तव में हमारे शरीर के कुल लसीका ऊतक का लगभग 50% मार्ट से ही बना होता है। लिम्फोसाइट्स के प्रकार। हमारे शरीर में दो मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। इनके कार्य और गुण अलग अलग होते हैं। आइए इनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, इनका विकास और परिपक्वता अस्थि मज्जा बोन मैरो में ही होती है। बी लिम्फोसाइट्स का प्रमुख कार्य एंटीबॉडी बनाना है। ये एंटीबॉडी हमारे शरीर को रोगाणुओं और अन्य बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ने में मदद करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स इनका विकास भी अस्थि मज्जा में होता है, मगर परिपक्वता थाइमस ग्रंथि में हासिल होती है। टी लिम्फोसाइट्स कई तरह से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। कुछ टी लिम्फोसाइट्स अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं के कामों में सहायक होते हैं, तो कुछ अन्य प्रकार के टी लिम्फोसाइट्स संक्रमित कोशिकाओं या कैंसर कोशिकाओं को सीधे नष्ट करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स किसी खास एंटीजन की स्मृति को बनाए रखने में भी भूमिका निभाते हैं, जिससे भविष्य में उसी रोगाणु से दोबारा संक्रमण होने पर शरीर उससे तेजी से और प्रभावी ढंग से लड़ पाता है। सारांश। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर के लिए एक जटिल और महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र है। लसीका अंग और प्रतिरक्षा कोशिकाएं साथ मिलकर हमें रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों और हानिकारक पदार्थों से लड़ने में सक्षम बनाते हैं। एड्स एक विस्तृत व्याख्या। हिंदी। एड्स क्या है? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह जन्म से मौजूद नहीं था, बल्कि जीवनकाल में किसी वजह से उत्पन्न हुआ है। सिंड्रोम शब्द का अर्थ होता है कई लक्षणों का एक समूह। एड्स के मामले सबसे पहले सन 1981 में सामने आए और पिछले लगभग 40 वर्षों में यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है और अब तक इस बीमारी से 2.5 करोड़ से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण होता है। यह वायरस एक विशेष प्रकार के वायरसों के समूह से संबंधित है, जिन्हें रेट्रोवायरस कहा जाता है। इस तरह के वायरस के बाहरी आवरण के भीतर RNA जीनोम जेनम होता है। आइए संक्षेप में समझते हैं कि HIV से संक्रमण कैसे फैलता है। HIV कैसे फैलता है? HIV से संक्रमण आमतौर पर इन माध्यमों से किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता है। HIV से संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से यह वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। दूषित रक्त का चढ़ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा रक्त चढ़ाया जाए जो HIV वायरस से दूषित हो, तो संक्रमण होने का जोखिम बहुत अधिक होता है। दूषित सुई का प्रयोग करना। जो लोग अंतःशिरा इंट्रावीनस रूप से ड्रग्स लेते हैं, वे अक्सर एक दूसरे के साथ संक्रमित सुइयों को साझा करते हैं, जो इस वायरस के प्रसार में एक बड़ी वजह है। संक्रमित मां से बच्चे में। एक HIV संक्रमित मां गर्भावस्था के दौरान या बच्चे के जन्म के समय या फिर स्तनपान के माध्यम से इस वायरस को अपने बच्चे को दे सकती है। HIV संक्रमण होने का सबसे अधिक खतरा किसे है? निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों या समूह में HIV संक्रमण होने का जोखिम सबसे अधिक होता है। जिनके कई यौन साथी होते हैं। जो लोग अलग अलग लोगों के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, उनमें HIV संक्रमण होने की आशंका अधिक होती है। अंतःशिरा ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स। जैसा कि ऊपर बताया गया है, संक्रमित सुइयां साझा करने से HIV वायरस आसानी से फैल सकता है। जिन्हें बार बार रक्त चढ़ाने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। कुछ बीमारियों के चलते जिन लोगों को बार बार रक्त चढ़ाया जाता है, उनमें भी दूषित रक्त से संक्रमण का खतरा रहता है। HIV संक्रमित मां से पैदा हुए बच्चे। जैसा कि पहले बताया गया है, HIV से पीड़ित महिला से जन्म लेने वाले शिशु में संक्रमण फैलने का जोखिम होता है। एड्स और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं कि आखिर एड्स हमारे शरीर को इतना प्रभावित कैसे करता है कि यह जानलेवा बन जाता है। हमारा शरीर एक उत्कृष्ट सुरक्षा कवच से लैस है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम कहते हैं। यह नेटवर्क विभिन्न अंगों, विशेष कोशिकाओं और रसायनों से मिलकर बना है और इसका प्राथमिक कार्य बाहरी आक्रमणकारियों से हमारे शरीर की रक्षा करना है।
बाहरी आक्रमणकारी से हमारा तात्पर्य है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और अन्य ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एचआईवी वायरस हमारी ही प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर आक्रमण करने में माहिर है। यह विशेष रूप से हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें CD4 कोशिकाएं भी कहते हैं, पर हमला करता है। ये कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनके कमजोर या नष्ट होने से हमारे शरीर की रक्षा करने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति को यदि समय रहते उचित उपचार न मिले तो यह संक्रमण एड्स की अवस्था में पहुंच सकता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बुरी तरह से कमजोर हो जाता है और अब वह व्यक्ति तुच्छ से लगने वाले सामान्य संक्रमणों से भी लड़ने में असमर्थ हो जाता है, जो कि अंततः घातक परिणामों का कारण बन सकता है। क्या एचआईवी और एड्स एक ही चीज हैं? नहीं, एचआईवी और एड्स एक ही चीज नहीं हैं। एचआईवी एक वायरस है जो एड्स नामक बीमारी का कारण बनता है। कोई व्यक्ति एचआईवी वायरस से संक्रमित हो सकता है, परंतु तुरंत एड्स से पीड़ित नहीं बन जाता। एड्स एचआईवी संक्रमण की सबसे अंतिम और गंभीर अवस्था है। एड्स का इलाज और रोकथाम। वर्तमान में एड्स का कोई पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कुछ विशेष प्रकार की दवाइयां, जिन्हें एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं, एचआईवी संक्रमण की प्रगति को धीमा कर सकती हैं और व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। एड्स से बचने के लिए रोकथाम ही सबसे सही उपाय है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षित यौन संबंध बनाना, संक्रमित खून से बचना और स्वच्छ सुइयों का उपयोग करना। इसके अलावा जनजागरूकता भी इस बीमारी के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सारांश: एड्स एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जिसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। सुरक्षित सावधानियां बरतते हुए इससे बचा जा सकता है और जिन लोगों में संक्रमण हो भी गया है उनके लिए भी उचित चिकित्सा से जीवन की गुणवत्ता और आयु में वृद्धि संभव है। यह चार्ट विभिन्न संक्रामक रोगों के स्रोत और वेक्टरों को दर्शाता है। चार्ट को 3 खंडों में बांटा गया है। खंड 1 श्वसन तंत्र के रोग, रेस्पिरेटोरी डिजीजेस। इस खंड में विभिन्न रोगों को सूचीबद्ध किया गया है जो श्वसन प्रणाली के माध्यम से संचरित होते हैं, अर्थात वे वायुजनित एयरबोर्न संक्रमण हैं। इनमें शामिल हैं सामान्य सर्दी, कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, निमोनिया, विभिन्न बैक्टीरिया और वायरस, ट्यूबरक्लोसिस बटाक्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम, खंड 2 जठरांत्रिय तंत्र के रोग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस। इस खंड में उन रोगों को सूचीबद्ध किया गया है जो दूषित भोजन और पानी के सेवन या अस्वच्छ शौचालय की आदतों के कारण जठरांत्रिय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ये रोग निम्नलिखित हैं: टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, अमीबियासिस एंटरमीबा हिस्टोलिटिका, हैजा, कॉलरा, विब्रियो कॉलरी, पोलियो वायरस। खंड 3 वेक्टर जनित रोग, वेक्टर बोर्न डिजीजेस। इस खंड में वेक्टरों, रोगवाहकों द्वारा प्रसारित होने वाले रोगों को दर्शाया गया है। प्रत्येक रोग के आगे संबंधित वेक्टर को नाम या चित्र द्वारा दर्शाया गया है। कुछ उदाहरण: मलेरिया एनोफिलीज मच्छर, अनोफिलीज मॉस्कीटो। डेंगू ज्वर, डेंग्यू फीवर, एडीज मच्छर, एड्स मॉस्कीटो। फाइलेरिया फिलेरियासिस क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मॉस्कीटो। सोते समय सुई चुभने वाला रोग, जापानीज एन्सेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मॉस्कीटो। चार्ट से प्राप्त सारांश। यह चार्ट संक्रामक रोगों के विभिन्न स्रोतों और संचरण मार्गों को समझने में सहायक है। यह दर्शाता है कि श्वसन प्रणाली और जठरांत्रिय तंत्र संक्रमण के सामान्य प्रवेश द्वार हैं, जबकि मच्छर जैसे वेक्टर कुछ विशिष्ट रोगों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतिरिक्त टिप्पणियां: यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रत्येक रोग के लिए संचरण का केवल एक ही तरीका नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, टाइफाइड दूषित भोजन और पानी के अलावा संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित हाथों के माध्यम से भी फैल सकता है। स्वच्छता बनाए रखना, उचित भोजन और जल का सेवन, मच्छरों से बचाव और टीकाकरण जैसे उपाय संक्रामक रोगों से बचाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
आइए समझते हैं किन परिस्थितियों में लोगों को बार बार रक्त चढ़ाने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, और मैं उन कारणों की एक सूची भी प्रस्तुत करूंगा। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एचआईवी एड्स मात्र स्पर्श या शारीरिक संपर्क से नहीं फैलता है, बल्कि यह केवल शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। इसलिए एचआईवी एड्स से संक्रमित व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक भलाई के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें परिवार और समाज से अलग थलग न किया जाए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षणों के प्रकट होने के बीच हमेशा कुछ समय का अंतराल होता है, जिसे टाइम लैग कहा जाता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों, आमतौर पर 5 से 10 वर्ष तक हो सकती है। चलिए अब इसे एक शिक्षक की तरह सरल हिंदी में समझाते हैं। बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता। कुछ स्वास्थ्य स्थितियों के कारण लोगों को समय समय पर रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। आइए ऐसे कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालें। थैलेसीमिया यह एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का एक प्रमुख हिस्सा है जो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन हेतु जिम्मेदार होता है। ऐसे मरीजों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। सिकल सेल अनेमिया यह भी एक वंशानुगत रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं विकृत या सिकल के आकार की हो जाती हैं। इस कारण ये कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में आसानी से नहीं बह पाती और शरीर के विभिन्न अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती। ऐसे व्यक्तियों को अक्सर बार बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। अप्लास्टिक अनेमिया इस स्थिति में अस्थमज्जा पर्याप्त नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में विफल रहता है। इसका मतलब है कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी प्रकार की रक्त कोशिकाएं, लाल, श्वेत और प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं। इसके लिए भी कई बार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर्स, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर में अस्थमज्जा, बोन मैरो प्रभावित होता है और स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बाधित होता है। इसके उपचार में अक्सर रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। कई अन्य स्वास्थ्य स्थितियां भी हैं जिनमें बार बार रक्त आधान की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए बड़ी सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्त की हानि, कुछ पुरानी बीमारियां जैसे गुर्दे की विफलता, किडनी फेलियर या गंभीर चोटों के बाद। एचआईवी एड्स के बारे में महत्वपूर्ण बातें। एचआईवी एड्स कैसे फैलता है? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक बीमारी का कारण बनता है। यह वायरस निम्नलिखित तरीकों से फैल सकता है। एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त के संपर्क में आना, संक्रमित सुइयों का साझा करना, संक्रमित मां से बच्चे में प्रसव के दौरान या स्तनपान के माध्यम से। एचआईवी एड्स कैसे नहीं फैलता है? एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने से या उन्हें गले लगाने से, एक ही बर्तन में खाना खाने या एक ही गिलास में पानी पीने से, मच्छर या अन्य कीटों के काटने से, एक ही स्विमिंग पूल का उपयोग करने से। मानवीय दृष्टिकोण। समाज में इस बारे में जागरूकता होना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कैसे एचआईवी एड्स नहीं फैलता। इस ज्ञान के आधार पर हम एचआईवी एड्स संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभाव छोड़कर उन्हें मानवीय करुणा और सहानुभूति प्रदान कर सकते हैं। उनका अलगाव उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संक्रमण और लक्षणों के बीच टाइम लैग। एचआईवी संक्रमण के तुरंत बाद किसी व्यक्ति में एड्स के लक्षण नहीं दिखाई देते। इसमें कुछ महीनों से लेकर सालों तक का समय लग सकता है। इस बीच भले ही व्यक्ति को पता न हो, वे अनजाने में दूसरों को वायरस पहुंचा सकते हैं। हमें एचआईवी और एड्स के बारे में सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कि यह सामान्य सामाजिक संपर्क से फैलता है। इस अंश में एचआईवी वायरस की कार्यविधि, एड्स के लक्षण, जांच के तरीके, उपचार की सीमाएं और रोकथाम के तरीकों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। एचआईवी वायरस का प्रभाव। मैक्रोफेज पर कब्जा। जब एचआईवी वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो यह मैक्रोफेज नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। मैक्रोफेज एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जो संक्रमण से लड़ती हैं। वायरस में आरएनए जीनोम होता है।
मैक्रोफेज के अंदर वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम का उपयोग करते हुए अपने आरएनए से वायरल डीएनए पैदा करता है। मैक्रोफेज वायरस कारखाने बन जाते हैं। यह वायरल डीएनए अब संक्रमित मानव कोशिका के डीएनए में शामिल इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है। इस बदले हुए डीएनए के निर्देश पर संक्रमित मानव कोशिका और वायरस कण पैदा करने लगती है। मैक्रोफेज लगातार वायरस पैदा करते रहते हैं, यानी कि वे एचआईवी बनाने के कारखाने जैसे बन जाते हैं। हेल्पर कोशिकाओं पर हमला। एचआईवी वायरस रक्त के माध्यम से शरीर के भीतर फैलता है और हेल्पर लिम्फोसाइट्स या एथ कोशिकाएं नामक एक अन्य प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं के भीतर घुस जाता है। ये हेल्पर कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक अहम हिस्सा हैं। वायरस एथ कोशिकाओं के भीतर अपनी नकलें प्रोजेनी भी पैदा करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का खोखला होना। हेल्पर कोशिकाओं में नए वायरस कणों के बनने से ये कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। चूंकि इनका काम प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखना होता है, इनकी संख्या के घटने से व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है। जिस व्यक्ति को एचआईवी है, उसे समय समय पर बुखार, दस्त और वजन घटना जैसे अनुभव होने लगते हैं। गैरविशिष्ट संक्रमण खतरनाक हो जाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने के कारण व्यक्ति सामान्य सर्दी जुकाम या अन्य रोगों से भी लड़ने में असमर्थ हो जाता है। यहां तक कि आमतौर पर कमजोर माने जाने वाले कई प्रकार के जीवाणु, वायरस, फफूंद या परजीवी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाला क्षय रोग, तपेदिक या टोक्सोप्लाज्मा नामक परजीवी का संक्रमण एक एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के लिए घातक बन सकता है। इस स्थिति के आ जाने के बाद मरीज इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी होती है। एड्स की जांच और उपचार। इलीसा परीक्षण। एड्स के निदान के लिए अक्सर इलीसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यह रक्त परीक्षण शरीर में एचआईवी एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाता है। उपचार की सीमाएं। अभी तक एड्स का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। एंटीरेट्रोवायरल दवाएं रोग को नियंत्रित करने और मरीज के जीवन को कुछ हद तक बढ़ाने में मदद करती हैं, लेकिन अंततः मृत्यु अनिवार्य होती है। एचआईवी एड्स की रोकथाम। एचआईवी एड्स के इलाज की इन चुनौतियों को देखते हुए रोकथाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। सुरक्षित रक्त आधान। ब्लड बैंकों को हर रक्त इकाई का एचआईवी के लिए परीक्षण करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधान के जरिए किसी मरीज को यह वायरस न मिल जाए। डिस्पोजेबल सुई और सीरिंज। अस्पतालों को केवल डिस्पोजेबल सुई और सीरिंज का उपयोग करना चाहिए ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एचआईवी संक्रमण को रोका जा सके। कंडोम का वितरण। कंडोम का सही और नियमित उपयोग यौन संचारित रोगों को रोकने का एक भरोसेमंद तरीका है। नशीली दवाओं के उपयोग को हतोत्साहित करना। अंतःशिरा नशीली दवाओं इंट्रावीनस ड्रग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों में एक ही सुई या सीरिंज के बार बार इस्तेमाल के कारण एचआईवी संक्रमण का बहुत अधिक जोखिम होता है। एचआईवी परीक्षण। जो लोग यौन संचारित संक्रमणों के जोखिम में हाई रिस्क हैं, उन्हें समय समय पर एचआईवी परीक्षण करवाना चाहिए। इससे जल्दी रोग का पता लगने पर वायरस के आगे फैलाव को रोका जा सकता है। सामाजिक जागरूकता की महत्ता। किसी को एचआईवी संक्रमण या एड्स होने की स्थिति में उसे छिपाना नहीं चाहिए। इस बीमारी के बारे में जानकारी को समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर इसके फैलने की गति को रोका जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को हमारा तिरस्कार नहीं, बल्कि सहायता और सहानुभूति चाहिए। एचआईवी एड्स से जुड़े भ्रांतियों को तोड़ने और सही जानकारी का प्रसार करने में शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों और सामाजिक संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। आशा है कि यह स्पष्टीकरण आपके लिए लाभकारी होगा। इस अंश में कैंसर के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। कैंसर के कारण होने वाली व्यापक स्वास्थ्य समस्याएं। कैंसर के विकास की मूल प्रक्रिया। कैंसर उपचार की चुनौतियां। विभिन्न प्रकार के ट्यूमर और विशेष रूप से घातक ट्यूमर के खतरनाक गुण। कैंसर एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट। कैंसर मानवता के लिए सबसे भयानक बीमारियों में से एक है और वैश्विक स्तर पर मौत के प्रमुख कारणों में इसका स्थान है। भारत में भी हर साल लाखों लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या की मृत्यु हो जाती है। पिछले कई दशकों में जैविकी और चिकित्सा के क्षेत्र में बुनियादी शोध का एक बड़ा हिस्सा कैंसर के विकास के पीछे की प्रक्रियाओं को समझने
और इसके उपचार एवं नियंत्रण के बेहतर तरीके खोजने पर लगाया गया है। कैंसर की शुरुआत कैसे होती है? हमारे शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि, ग्रोथ और उनका विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरित होना, डिफरेंशिएशन, बहुत नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से होता है। लेकिन कैंसर कोशिकाओं में ये नियमन तंत्र, रेगुलेटरी मैकेनिज्म टूट जाते हैं। सामान्य बनाम कैंसर कोशिकाएं। स्वस्थ कोशिकाओं में संपर्क अवरोधन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नामक एक विशेष गुण होता है। इसका अर्थ है कि जब एक सामान्य कोशिका दूसरी कोशिका के संपर्क में आती है तो वह लगातार विभाजित होकर अनियंत्रित रूप से बढ़ना बंद कर देती है। लेकिन कैंसर कोशिकाओं में यह गुण समाप्त हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप कैंसर कोशिकाएं बिना रुके विभाजित होती रहती हैं और कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर के प्रकार। ट्यूमर आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, सौम्य बनाइन और घातक मलिग्नेंट। सौम्य ट्यूमर सामान्यतः अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहते हैं, शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते हैं और इस प्रकार कम नुकसान पहुंचाते हैं। इसके विपरीत घातक ट्यूमर तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं का एक समूह है जिन्हें नियोप्लास्टिक या ट्यूमर कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं आसपास के सामान्य ऊतकों, टिश्यूज पर तेजी से आक्रमण करके उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। क्यों खतरनाक है कैंसर? कैंसर कोशिकाओं का अनियंत्रित बढ़ना और विभाजन सामान्य कोशिकाओं को पोषण की आपूर्ति में रुकावट पैदा करता है। इसके अतिरिक्त घातक ट्यूमर की कोशिकाएं रक्त प्रवाह में मिलकर शरीर के दूरदराज के हिस्सों तक पहुंच सकती हैं और वहां जहां जाकर रुकती हैं, एक नए ट्यूमर की शुरुआत कर देती हैं। ट्यूमर का इस तरह शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलने की प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है और यह घातक ट्यूमर का सबसे भयावह गुण है। कैंसर के कारण और उपचार। कैंसर के कारण कई अलग अलग कारक कैंसर के विकास में योगदान करते हैं। इनमें शामिल हैं धूम्रपान, तंबाकू चबाना या अत्यधिक शराब का सेवन, कुछ प्रकार के वायरस के संक्रमण, आयनकारी विकिरणों आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे और पराबैंगनी किरणों का अधिक समय तक संपर्क में रहना, कुछ रसायनों के संपर्क में आना। आनुवंशिक कारण कुछ तरह के कैंसर परिवार में चलते हैं। उपचार की चुनौतियां। कैंसर एक जटिल बीमारी है और इसका कोई एक इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सा पद्धतियां निम्नलिखित हैं। सर्जरी, इस प्रक्रिया में शरीर से ट्यूमर के हिस्से को निकाला जाता है। विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी, इसमें उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी, इसमें कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने वाली दवाइयों का उपयोग शामिल है। हालांकि ये उपचार कई मामलों में प्रभावी साबित होते हैं, इनकी सीमाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, कीमोथेरेपी दवाएं स्वस्थ कोशिकाओं को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में कैंसर कोशिकाएं समय के साथ उपचारों के प्रति प्रतिरोधी रेजिस्टेंट हो सकती हैं, जिससे रोग का इलाज और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कैंसर अनुसंधान का एक बड़ा लक्ष्य अधिक लक्षित और प्रभावकारी चिकित्सा विकल्पों का विकास करना है। कैंसर की रोकथाम। जबकि कैंसर के हर प्रकार को रोक पाना अभी भी संभव नहीं है, इसमें होने वाली मौतों को कुछ हद तक इन बातों का ध्यान रखकर कम किया जा सकता है। धूम्रपान, तंबाकू का सेवन और अत्यधिक शराब के प्रयोग से परहेज। पौष्टिक आहार का सेवन जिसमें फल और सब्जियां भरपूर मात्रा में हों। नियमित शारीरिक गतिविधि। सूर्य की हानिकारक किरणों से त्वचा की रक्षा। समय समय पर शारीरिक जांच और कैंसर की जांच के लिए डॉक्टरी परामर्श। निष्कर्ष। कैंसर एक गंभीर और जटिल बीमारी है जिसके कारण होने वाली मौतों की संख्या दुनिया भर में अधिक है। अनुसंधान के जरिए हम इस बीमारी की प्रक्रिया को समझने में सफल हो रहे हैं। इसके आधार पर बेहतर उपचार भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जागरूकता और निवारक उपायों से हम कैंसर से होने वाली मौतों को काफी हद तक रोक सकते हैं। आशा है कि यह स्पष्टीकरण जानकारी से भरपूर रहा। इस अंश में कैंसर के जल्दी पता लगाने और निदान के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। आइए हम इसको बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं। कैंसर का शीघ्र पता लगाने का महत्व। कैंसर यदि प्रारंभिक अवस्था में पता लग जाए तो इसका इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि कैंसर की जल्द से जल्द पहचान की जाए।
शुरुआती अवस्था में इलाज से न सिर्फ जान बचने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि कई मामलों में कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे कैंसर बढ़ता या फैलता जाता है, उपचार अधिक जटिल हो जाता है और सफलता की संभावना भी घटने लगती है। कैंसर का पता लगाने के तरीके। कैंसर के निदान के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बायोप्सी और ऊतक विज्ञानी अध्ययन। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। बायोप्सी प्रक्रिया में संदिग्ध ऊतक टिश्यू का एक छोटा टुकड़ा निकाला जाता है। इसे पतले टुकड़ों में काटा जाता है और एक विशेषज्ञ पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोप की सहायता से इनकी जांच की जाती है। यदि इन ऊतकों में कैंसर कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कैंसर की प्रकृति और उसके प्रकार का पता चल जाता है। ल्यूकेमिया में बढ़े हुए सेल काउंट की जांच। ल्यूकेमिया एक तरह का रक्त कैंसर है। इसका निदान करने के लिए रक्त और अस्थि मज्जा बोन मैरो के नमूनों में कोशिकाओं की संख्या की जांच की जाती है। रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई ये इमेजिंग तकनीकें शरीर के आंतरिक अंगों में कैंसर का पता लगाने में अत्यंत उपयोगी साबित होती हैं। रेडियोग्राफी, इसमें एक्सरे की मदद से तस्वीरें खींची जाती हैं। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यह भी एक तरह का एक्सरे है, लेकिन इससे शरीर के अंगों के बहुत सटीक 3 आयामी 3D चित्र तैयार होते हैं। एमआरआई, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, यह रेडियो तरंगों और एक शक्तिशाली चुंबक की मदद से शरीर के अंगों की अत्यंत स्पष्ट छवियां तैयार करता है। एमआरआई में हानिकारक विकिरण का इस्तेमाल नहीं होता है। इससे शरीर के भीतर की रचनाओं और बीमारियों की बहुत स्पष्ट जानकारी मिलती है। एंटीबॉडी का उपयोग। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र में बनने वाले ऐसे प्रोटीन हैं जो शरीर में मौजूद एंटीजन नामक पदार्थों को पहचानकर उनसे चिपक जाते हैं। कुछ कैंसर कोशिकाओं के भी अपने विशिष्ट एंटीजन होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार की हैं। इन एंटीबॉडी की मदद से कुछ विशिष्ट कैंसर कोशिकाओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तकनीक। कुछ ऐसे जीन हैं जो कैंसर रोग की शुरुआत या उसके बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे जीन के किसी व्यक्ति में होने का अर्थ यह है कि उसे उस विशिष्ट कैंसर होने की आशंका अधिक है। आणविक जीव विज्ञान के तरीकों का उपयोग ऐसे व्यक्तियों में कैंसर से जुड़े जीन की उपस्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है। जिन लोगों में इस तरह के जीन की मौजूदगी पाई जाती है, उन्हें ऐसे कारकों से बचने की सलाह दी जाती है जिससे उस प्रकार के कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है, जैसे फेफड़ों के कैंसर की आशंका होने पर धूम्रपान से परहेज करना। कैंसर निदान में विभिन्न तकनीकों का संयोजन। अक्सर एक से अधिक तरीकों का उपयोग करके रोगी की गहन जांच की जाती है, जिससे कैंसर के प्रकार और उसकी स्थिति का सटीक निदान किया जा सके। इसके आधार पर ही उचित उपचार योजना तैयार की जा सकती है। प्रमुख चुनौतियां और निवारण के प्रयास। जागरूकता आवश्यक है। आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि ऊपर बताए गए कई निदान तरीके जैसे रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आसानी से उपलब्ध हैं। कैंसर के लक्षण दिखाई देने पर या किसी भी प्रकार का संदेह होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। लागत में कमी की जरूरत। हालांकि आधुनिक जांच तकनीकें कैंसर का पता लगाने के लिए आवश्यक हैं, इनकी लागत काफी ज्यादा है, जिससे कमजोर आर्थिक स्थिति के लोग सही समय पर उच्च स्तरीय जांच नहीं करवा पाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारी और निजी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सस्ता बनाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों की कमी। भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रोग विशेषज्ञों, ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और तकनीशियनों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार करने की जरूरत है। इससे मरीजों को समय पर सटीक निदान और सही उपचार मिल पाएगा। निष्कर्ष। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही तीव्र प्रगति से नए नए कैंसर जांच उपकरण सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में शोध के कारण कैंसर से जुड़े कई जीनों और उनकी कार्यप्रणाली को समझा जा रहा है। इन जानकारियों से जल्द ही ऐसे नए निदान उपकरण विकसित होंगे जो कम समय में कम खर्च पर और अधिक सटीकता के साथ कैंसर का पता लगा सकेंगे। इन सब का मिलाजुला प्रभाव यह होगा कि कैंसर की रोकथाम, उसका शीघ्र निदान और बेहतर उपचार संभव हो पाएगा। कैंसर का उपचार, कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है छात्रों, आज हम कैंसर के उपचार के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेंगे।
याद रखना, कैंसर एक जटिल बीमारी है और इसका इलाज कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कैंसर का प्रकार, उसका आकार और स्थान, और साथ ही रोगी की समग्र स्वास्थ्य स्थिति। मुख्य उपचार विधियां, मेन ट्रीटमेंट मेथड्स। कैंसर के इलाज के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके अपनाए जाते हैं। शल्य चिकित्सा, सर्जरी, यह सबसे आम उपचार विधि है। इसमें कैंसरग्रस्त ऊतक या अंग को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सर्जरी का इस्तेमाल अकेले या अन्य उपचारों के साथ संयोजन में किया जा सकता है। विकिरण चिकित्सा, रेडिएशन थेरेपी, इसमें उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग किया जाता है जो सीधे तौर पर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए विकिरण किरणों को बहुत सावधानीपूर्वक लक्षित किया जाता है। प्रतिरक्षा चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी, यह एक अपेक्षाकृत नई उपचार पद्धति है। इसमें रोगी की खुद की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए सक्रिय किया जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा चिकित्साएं उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ अभी भी शोध के चरण में हैं। उपचारों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स। कई मामलों में उपचारों का संयोजन सबसे कारगर साबित होता है। उदाहरण के लिए, सर्जरी के बाद विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जा सकता है ताकि बची हुई किसी भी कैंसर कोशिका को नष्ट किया जा सके। अन्य उपचार विधियां, अदर ट्रीटमेंट मेथड्स। कीमोथेरेपी, इसमें दवाओं का उपयोग किया जाता है जो तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को लक्षित करती हैं, जिनमें कैंसर कोशिकाएं भी शामिल हैं। कीमोथेरेपी दवाओं को गोली, इंजेक्शन या कैथेटर के माध्यम से शरीर में दिया जा सकता है। कीमोथेरेपी अकेले या अन्य उपचारों के साथ संयोजन में इस्तेमाल की जा सकती है। हार्मोन थेरेपी कुछ प्रकार के कैंसर, जैसे स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, हार्मोन के प्रति संवेदनशील होते हैं। हार्मोन थेरेपी में ऐसे हार्मोन के स्तर को कम करना या रोकना शामिल है जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देते हैं। इलाज के दौरान होने वाले दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। कैंसर के उपचार के दौरान कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये दुष्प्रभाव उपचार के प्रकार और उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। सर्जरी के बाद संक्रमण, रक्तस्राव और दर्द हो सकता है। विकिरण चिकित्सा से थकान, त्वचा की लालिमा और बालों का झड़ना हो सकता है। कीमोथेरेपी से मतली, उल्टी, बालों का झड़ना और थकान जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपके डॉक्टर इन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए दवाएं दे सकते हैं। उपचार के दौरान होने वाले किसी भी दुष्प्रभावों के बारे में अपने डॉक्टर को अवश्य बताएं। इलाज का चुनाव, चूजिंग द राइट ट्रीटमेंट। कैंसर के उपचार का चुनाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें शामिल हैं कैंसर का प्रकार और उसका चरण, ट्यूमर का आकार और स्थान, रोगी की समग्र स्वास्थ्य स्थिति, रोगी की आयु और सहनशीलता, नशे के रूप में दुरुपयोग किए जाने वाले पदार्थ, ड्रग्स ऑफ अब्यूज। नमस्ते छात्रों, आज हमारी चर्चा एक गंभीर विषय पर है, नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, ड्रग अब्यूज। यह एक ऐसी समस्या है जो आज विश्व स्तर पर युवाओं को बहुत प्रभावित कर रही है। नशा क्या है? What is intoxication? नशा वह अवस्था है जो किसी पदार्थ के सेवन के कारण उत्पन्न होती है। यह पदार्थ हमारे दिमाग और शरीर के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, जिससे हमारी सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके साथ ही हमारा शारीरिक संतुलन और कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ सकता है। नशीले पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। नशीले पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को हम आज चर्चा में लेंगे। कैनबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स। ये रासायनिक पदार्थों का एक समूह है। चित्र 7.9 देखें। ये हमारे मस्तिष्क में स्थित विशेष रिसेप्टर्स के साथ क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स हमें गांजा, कैनबिस सैटिवा के पौधे के पुष्पगुच्छ, इनफ्लोरेसेंसेस से प्राप्त होते हैं। चित्र 7.10 देखें। गांजे के फूलों की कलियां, पत्तियां और राल, रेजिन का उपयोग विभिन्न मिश्रणों में किया जाता है, जिनसे मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनते हैं। इन्हें आमतौर पर धूम्रपान करके या खाने के द्वारा लिया जाता है। ये पदार्थ हमारे शरीर की संचार प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। कोका अल्कलॉइड या कोकीन, कोका अल्कलॉइड और कोकेन। यह दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी कोका के पौधे, एरिथ्रोक्साइलम कोका से प्राप्त होता है।
यह न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के संचार में बाधा उत्पन्न करता है। कोकीन, जिसे आमतौर पर कोक या क्रैक कहा जाता है, को अक्सर सूंघा जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक शक्तिशाली उत्तेजक प्रभाव डालता है, जिससे उत्साह, यूफोरिया और ऊर्जा का बढ़ना महसूस होता है। कोकीन की अधिक मात्रा लेने से मतिभ्रम, हैल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। अन्य मादक पदार्थ, अदर हैल्यूसिनोजेनिक प्लांट्स, अपा बेलाडोना, एट्रोपा बिल्डोना और दतुरा चित्र 7.11 देखें। कुछ अन्य प्रसिद्ध पौधे हैं जिनमें मतिभ्रम पैदा करने वाले गुण होते हैं। दवाओं का दुरुपयोग, ड्रग अब्यूज। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कई दवाओं का भी दुरुपयोग किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर मानसिक बीमारियों जैसे अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा, इंसोम्निया से जूझ रहे रोगियों के उपचार के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें शामिल हैं बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, एम्फेटामीन्स, बेंजोडियाजेपाइन, बेंजोडाइस्पाइन्स, मॉर्फिन। मॉर्फिन एक बहुत ही प्रभावी शामक, सेडेटिव और दर्द निवारक पेन किलर है। यह उन रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है जिनका ऑपरेशन हुआ है। दवाओं के दुरुपयोग के निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस ऑफ ड्रग अब्यूज। दुनिया भर में सदियों से कई पौधों, फलों और बीजों का उपयोग किया जाता रहा है। नमस्ते छात्रों, आज हमारी चर्चा धूम्रपान और नशीले पदार्थों के सेवन के खतरों पर केंद्रित है। यह एक गंभीर विषय है क्योंकि धूम्रपान का सेवन अक्सर कठोर नशीले पदार्थों के रास्ते का काम करता है। तंबाकू का लंबे समय से उपयोग, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ टोबैको यूज। मनुष्य करीब 400 से भी अधिक वर्षों से तंबाकू का सेवन करते आ रहे हैं। इसका सेवन धूम्रपान करके, चबाकर या सूंघ के रूप में किया जाता है। तंबाकू में कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें से निकोटीन एक प्रमुख एल्कलॉइड है। निकोटीन का दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है, जिससे रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन में एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन का स्तर बढ़ जाता है। इससे रक्तचाप बढ़ता है और हृदय गति, हार्ट रेट भी तेज हो जाती है। धूम्रपान के दुष्परिणाम, हेल्थ रिस्क्स ऑफ स्मोकिंग। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर, मूत्राशय के कैंसर, गले के कैंसर, ब्रोंकाइटिस, वातस्फीति, एम्फिसीमा, कोरोनरी हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर आदि के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान के कारण रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन से जुड़े ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सिगरेट की पैकेजिंग पर चेतावनी, वार्निंग लेबल्स ऑन सिगरेट पैक्स। सिगरेट खरीदते समय आप पैकेट पर मौजूद कानूनी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये चेतावनी धूम्रपान के खतरों के बारे में बताती हैं और यह स्पष्ट करती हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी धूम्रपान का चलन, प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकिंग। इसके बावजूद समाज में युवाओं और वृद्धों दोनों में ही धूम्रपान का चलन बहुत आम है। धूम्रपान और तंबाकू चबाने के खतरों और इसकी लत लगने की प्रवृत्ति को जानते हुए भी युवाओं और बुजुर्गों को इन आदतों से बचना चाहिए। किसी भी लत से ग्रस्त व्यक्ति को इन आदतों को छोड़ने के लिए परामर्श और चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था और मादक पदार्थों का सेवन, एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। किशोरावस्था का मतलब एक अवधि और एक प्रक्रिया दोनों से है, जिस दौरान एक बच्चा समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए अपने दृष्टिकोण और विश्वासों के संदर्भ में परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच के काल को किशोरावस्था माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता को जोड़ने वाला एक सेतु है। किशोरावस्था में बदलाव, चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। किशोरावस्था कई जैविक और व्यवहारिक परिवर्तनों के साथ होती है। इस प्रकार यह किसी व्यक्ति के मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का एक बहुत ही संवेदनशील चरण होता है। किशोरावस्था में मादक पदार्थों के सेवन के कारण, कॉजेस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग एडोलेसेंट्स। किशोरों को नशीले पदार्थों और शराब के सेवन की ओर प्रेरित करने वाले कई कारक होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों को नीचे बताया गया है। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। किशोरावस्था में जिज्ञासा अपने चरम पर होती है। बच्चे नई चीजों को आजमाने और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं।
यह जिज्ञासा उन्हें नशीले पदार्थों और शराब को भी आजमाने के लिए प्रेरित कर सकती है। लाभदायक प्रभावों का भ्रम, परसेप्शन ऑफ बेनिफिट्स। कभी कभी किशोरों को लगता है कि नशीले पदार्थों और शराब के सेवन से उन्हें कुछ लाभ मिलते हैं, जैसे कि तनाव कम होना, सामाजिक दबाव से निपटने में मदद मिलना या फिर अधिक ऊर्जावान महसूस करना। यह भ्रम उन्हें इन पदार्थों के सेवन के प्रति आकर्षित कर सकता है। समस्याओं से बचने का प्रयास, एस्केपिंग प्रॉब्लम्स। कुछ किशोर कठिन परिस्थितियों या समस्याओं से बचने के लिए नशीले पदार्थों और शराब का सहारा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें अपने दुखों को भुलाने में मदद मिलेगी। हालांकि यह एक अस्थायी समाधान है और समस्या का वास्तविक समाधान नहीं निकलता। साथियों का दबाव, पीयर प्रेशर। किशोरावस्था में साथियों का बहुत प्रभाव होता है। यदि किसी किशोर के मित्र नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उस पर भी उन पदार्थों को आजमाने का दबाव बन सकता है। वह अपने दोस्तों से अलग नजर आने के डर से या उनमें घुलने मिलने के लिए इन पदार्थों का सेवन करने लग सकता है। तनाव, स्ट्रेस। आजकल किशोरों पर अकादमिक प्रदर्शन, प्रतियोगिता, भविष्य की चिंता आदि कई तरह के दबाव होते हैं। इससे उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ किशोर इस तनाव से निपटने के लिए नशीले पदार्थों और शराब का सहारा लेते हैं। मीडिया का प्रभाव, मीडिया इन्फ्लुएंस। टेलीविजन, फिल्में, समाचार पत्र और इंटरनेट अक्सर ऐसे दृश्य दिखाते हैं जिनमें शराब और नशीले पदार्थों का सेवन को कूल या आधुनिक होने के रूप में दर्शाया जाता है। यह किशोरों की धारणा को प्रभावित कर सकता है और उन्हें इन पदार्थों के सेवन के प्रति आकर्षित कर सकता है। अस्थिर पारिवारिक वातावरण, अनस्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट। अस्थिर पारिवारिक वातावरण जिसमें माता पिता के बीच झगड़े होते रहते हैं या माता पिता बच्चों को पर्याप्त समय और देखभाल नहीं दे पाते हैं, वह भी किशोरों को नशीले पदार्थों और शराब के सेवन की ओर ले जा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। किशोरावस्था एक संवेदनशील चरण होता है जिसमें बच्चे कई तरह के बदलावों का सामना करते हैं। माता पिता, शिक्षक और समाज को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किशोरों को नशीले पदार्थों और शराब के खतरों के बारे में जागरूक करें। साथ ही उन्हें इन पदार्थों के दबाव का सामना करने के लिए मजबूत बनाना और सकारात्मक विकल्प प्रदान करना भी आवश्यक है। तभी हम किशोरों को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचाने में सफल हो सकते हैं। मादक पदार्थों और शराब की लत एवं निर्भरता, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। लाभदायक अनुभवों का भ्रम, परसेप्शन ऑफ बेनिफिट्स। मादक पदार्थों और शराब के सेवन से जुड़े कथित लाभों के कारण लोग अक्सर इनका बार बार सेवन करते हैं। हालांकि इस दौरान वे इस बात को भूल जाते हैं कि शराब और मादक पदार्थों में स्वाभाविक रूप से ही लत लगने की प्रवृत्ति होती है। लत क्या है? What is addiction? लत एक ऐसा मनोवैज्ञानिक लगाव है जो मादक पदार्थों और शराब के सेवन से जुड़े कुछ विशेष प्रभावों जैसे कि खुशी का एहसास, यूफोरिया और क्षणिक सुख के प्रति विकसित हो जाता है। यह लगाव लोगों को इन पदार्थों का सेवन तब भी करने के लिए प्रेरित करता है जब उनकी जरूरत नहीं होती है या यहाँ तक कि तब भी जब इनका सेवन उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। सहिष्णुता का बढ़ना और लत, टॉलरेंस एंड एडिक्शन। मादक पदार्थों के बार बार सेवन से हमारे शरीर में मौजूद रिसेप्टर्स की सहनशीलता का स्तर बढ़ जाता है। नतीजतन ये रिसेप्टर्स केवल अधिक मात्रा में दवाओं या शराब के प्रति ही प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे इन पदार्थों का सेवन बढ़ता जाता है और लत लग जाती है। एक बार का सेवन भी खतरनाक, सिंगल यूज कैन बी रिस्की। हालांकि यह बात स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि इन दवाओं का सिर्फ एक बार सेवन करना भी लत की शुरुआत हो सकता है। इस प्रकार मादक पदार्थों और शराब की लत लगाने की क्षमता व्यक्ति को इनके नियमित सेवन, दुरुपयोग के दुष्चक्र में डाल देती है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। निर्भरता, डिपेंडेंस। मादक पदार्थों या शराब की नियमित खुराक अचानक बंद कर देने पर शरीर में एक विशिष्ट और अप्रिय वापसी लक्षण, विथड्रॉल सिंड्रोम, पैदा होने की प्रवृत्ति को निर्भरता कहते हैं। इसके लक्षणों में चिंता, कंपन, मतली और पसीना आना शामिल हो सकते हैं, जो दोबारा सेवन करने पर कम हो सकते हैं। कुछ मामलों में वापसी के लक्षण गंभीर और यहां तक कि जानलेवा भी हो सकते हैं और ऐसे में व्यक्ति को चिकित्सकीय देखरेख की आवश्यकता हो सकती है। सामाजिक सरोकार, सोशल प्रॉब्लम्स। निर्भरता रोगी को पर्याप्त मात्रा में मादक पदार्थ या शराब प्राप्त करने के लिए सभी सामाजिक मानदंडों को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करती है। इससे कई सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं।
मादक पदार्थों और शराब के दुरुपयोग के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। तत्कालिक दुष्परिणाम, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स। मादक पदार्थों और शराब के दुरुपयोग के तत्कालिक दुष्परिणाम लापरवाही भरे व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में सामने आते हैं। अत्यधिक मात्रा में मादक पदार्थ लेने से श्वसन तंत्र की विफलता, रेस्पिरेटोरी फेलियर, हृदय गति रुकना, हार्ट फेलियर या मस्तिष्क में रक्तस्राव, सेरिब्रल हेमरेज के कारण कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। दवाओं का मिश्रण या शराब के साथ इनका सेवन आमतौर पर ओवरडोजिंग और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। पहचान के संकेत, वार्निंग साइंस। युवाओं में मादक पदार्थों और शराब के दुरुपयोग के कुछ सबसे आम चेतावनी संकेतों में शामिल हैं। दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। मादक पदार्थों और शराब के दुरुपयोग के दीर्घकालिक प्रभाव शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से गंभीर होते हैं। इनके कुछ प्रमुख प्रभावों को नीचे बताया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। मादक पदार्थों और शराब के दुरुपयोग से शरीर के लगभग सभी अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे लीवर, किडनी, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क संबंधी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही यह कैंसर के खतरे को भी बढ़ा देता है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मादक पदार्थों और शराब का दुरुपयोग अवसाद, चिंता, भ्रम, स्मृति हानि और मनोविकृति, साइकोसिस जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। मादक पदार्थों और शराब के दुरुपयोग से व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे मिजाज चिड़चिड़ा हो जाना, क्रोध, उदासीनता और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। मादक पदार्थों और शराब के दुरुपयोग के कारण पारिवारिक रिश्ते टूट सकते हैं, दोस्ती खत्म हो सकती है और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इससे आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति नौकरी खो सकता है या कमाई का एक बड़ा हिस्सा मादक पदार्थों पर खर्च कर सकता है। सहायता प्राप्त करना, सीकिंग हेल्प। यदि आप या आपका कोई परिचित मादक पदार्थों या शराब के दुरुपयोग से जूझ रहा है तो मदद के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। आप किसी मित्र, परिवार के सदस्य, चिकित्सक या किसी सहायता समूह से संपर्क कर सकते हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो मादक पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्ति पाने में सहायता प्रदान करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मादक पदार्थों और शराब की लत एक बीमारी है और उपचार संभव है। जितनी जल्दी आप मदद लेंगे उतनी ही जल्दी आप स्वस्थ जीवन की ओर लौट सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मादक पदार्थों और शराब का दुरुपयोग गंभीर परिणामों वाला एक जटिल मुद्दा है। इससे न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। जागरूकता फैलाकर, सहायता प्रदान करके और उपचार के लिए प्रोत्साहित करके हम इस समस्या से लड़ सकते हैं। याद रखें, मादक पदार्थों और शराब के दुरुपयोग से दूर रहना ही स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। ममार्ग से नशीले पदार्थ लेने के खतरे, गेफारे देस इंट्राविनोजन रोजन कॉन्सम्स। ममार्ग से सीधे शिरा में सुई और सीरिंज का उपयोग करके नशीले पदार्थ लेने से एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये रोग पैदा करने वाले विषाणु संक्रमित सुइयों और सीरिंजों को साझा करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाते हैं। एड्स और हेपेटाइटिस बी दोनों ही दीर्घकालिक संक्रमण हैं और अंततः जानलेवा हो सकते हैं। ये दोनों यौन संपर्क या संक्रमित रक्त के माध्यम से भी फैल सकते हैं। किशोरावस्था में मादक पदार्थों और शराब के सेवन के दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था में शराब के सेवन के भी दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। इससे वयस्क होने पर शराब की लत लग सकती है। मादक पदार्थों और शराब के नियमित सेवन से तंत्रिका तंत्र और लीवर, सिरोसिस को नुकसान पहुंचता है। गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों और शराब के सेवन से गर्भस्थ शिशु पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। खेलों में दवाओं का दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ ड्रग्स इन स्पोर्ट्स। दवाओं के दुरुपयोग का एक और तरीका कुछ खिलाड़ी अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अपनाते हैं।
वे मांसपेशियों की ताकत और आकार बढ़ाने के लिए, आक्रामकता को बढ़ावा देने के लिए और फलस्वरूप एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए खेलों में मादक दर्दनाशक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, संरूपणकारी स्टेरॉयड, एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स, मूत्रल डायोरेटिक्स और कुछ हार्मोन का दुरुपयोग करते हैं। खिलाड़ियों पर दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स ऑन एथलीट्स। महिलाओं में संरूपणकारी स्टेरॉयड के उपयोग के दुष्प्रभावों में पुरुषीकरण, पुरुषों जैसे लक्षण, बढ़ी हुई आक्रामकता, मिजाज के उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य मासिक चक्र, चेहरे और शरीर पर अत्यधिक बालों का बढ़ना, क्लिटोरिस का बढ़ना, आवाज का गहरा होना शामिल हैं। पुरुषों में इसमें मुहासे, बढ़ी हुई आक्रामकता, मिजाज के उतार चढ़ाव, अवसाद, अंडकोश का आकार कम होना, शुक्राणुओं का उत्पादन कम होना, गुर्दे और यकृत की शिथिलता की संभावना, स्तन वृद्धि, समय से पहले गंजापन, प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना शामिल हैं। लंबे समय तक उपयोग करने से ये प्रभाव स्थायी हो सकते हैं। किशोर लड़के या लड़की में चेहरे और शरीर पर गंभीर मुहासे और लंबी हड्डियों के विकास केंद्रों का समय से पहले बंद हो जाना, जिससे विकास रुक सकता है। रोकथाम और नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। रोकथाम इलाज से बेहतर है, यह कहावत यहाँ भी सच साबित होती है। यह भी सच है कि धूम्रपान, नशीले पदार्थ या शराब लेने जैसी आदतें कम उम्र में, खासकर किशोरावस्था में ही अपनाई जाती हैं। इसलिए उन परिस्थितियों की पहचान करना सबसे अच्छा है जो एक किशोर को मादक पदार्थों या शराब के सेवन की ओर धकेल सकती हैं, और समय रहते सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। बच्चों में नशाखोरी और शराब के दुरुपयोग की रोकथाम और नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज इन एडोलेसेंस। नमस्ते बच्चों, आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, किशोरावस्था में नशाखोरी और शराब के दुरुपयोग की रोकथाम और नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं, यह उम्र शारीरिक और मानसिक विकास के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान किशोर कई तरह के बदलावों से गुजरते हैं, जिससे तनाव, चिंता और असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। दुर्भाग्य से कुछ किशोर इन नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए मादक पदार्थों और शराब का सहारा ले लेते हैं। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किशोरावस्था में नशाखोरी और शराब का दुरुपयोग क्यों होता है, इसके क्या खतरे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। नशाखोरी और शराब के दुरुपयोग के कारण, कॉजेस ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। किशोरावस्था में नशाखोरी और शराब के दुरुपयोग के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सहकर्मी दबाव, पीयर प्रेशर, दोस्तों के बीच फिट होने के लिए या उनका साथ न छूटने के डर से कुछ किशोर नशाखोरी या शराब का सेवन करने लगते हैं। पारिवारिक समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम्स, घर में अशांति, माता पिता का तलाक, हिंसा या उपेक्षा जैसी स्थितियां किशोरों को नशे की ओर धकेल सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, अवसाद, चिंता या तनाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए भी कुछ किशोर मादक पदार्थों का सहारा लेते हैं। कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास की कमी या खुद को अच्छा न महसूस करने की स्थिति में किशोर नशे का सहारा लेकर खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा और प्रयोग, क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कुछ किशोर सिर्फ जिज्ञासावश या प्रयोग के तौर पर नशाखोरी या शराब का सेवन कर लेते हैं, जो बाद में आदत बन सकती है। नशाखोरी और शराब के दुरुपयोग के खतरे, डेंजर्स ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज। किशोरावस्था में नशाखोरी और शराब का दुरुपयोग शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से गंभीर परिणाम ला सकता है। आइए इन खतरों को विस्तार से देखें। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। नशाखोरी और शराब मस्तिष्क, हृदय, लीवर, फेफड़े और किडनी सहित शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे विकास संबंधी समस्याएं, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और यौन संचारित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। नशाखोरी और शराब अवसाद, चिंता, स्मृति हानि और मनोविकृति, साइकोसिस जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। नशाखोरी और शराब भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे मिजाज चिड़चिड़ा हो जाना, क्रोध, उदासीनता और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। नशाखोरी और शराब के दुरुपयोग के कारण किशोरों के पढ़ाई लिखाई, दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों पर बुरा असर पड़ता। स्वास्थ्य सिर्फ रोगों का अभाव नहीं है। हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। स्वास्थ्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। यह पाठ्य सारांश हमें स्वास्थ्य की व्यापक परिभाषा समझने में मदद करता है। स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्त होना नहीं है,
बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतया स्वस्थ होने की अवस्था है। रोग और उनका नियंत्रण, डिजीजेज एंड देयर कंट्रोल। टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, त्वचा के फंगल संक्रमण, मलेरिया जैसी बीमारियां मनुष्यों के लिए परेशानी का एक बड़ा कारण हैं। विशेष रूप से प्लास्मोडियम फैलिपेरम नामक परजीवी के कारण होने वाला मलेरिया यदि अनुपचारित रहता है तो जानलेवा हो सकता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय भी बहुत जरूरी हैं। इन उपायों में शामिल हैं कचरे का उचित निपटान, पेयजल का शुद्धिकरण, मच्छरों जैसे रोगवाहकों का नियंत्रण, टीकाकरण। जब हम रोग पैदा करने वाले कारकों के संपर्क में आते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली जैसे त्वचा, श्लेष्म झिल्ली, आंसू, लार में मौजूद रोगाणुरोधी पदार्थ और फागोसाइट कोशिकाएं रोगजनकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने में मदद करती हैं। यदि रोगजनक शरीर में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और कोशिकाएं, सेल मध्यस्थ इम्यून रिस्पॉन्स इन रोगजनकों को मारने का कार्य करती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र में स्मृति होती है। जब हम दोबारा उसी रोगजनक के संपर्क में आते हैं तो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तेज और अधिक तीव्र होती है। यही टीकाकरण और प्रतिरक्षा द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का आधार है। अन्य गंभीर रोग, अदर सीरियस डिजीजेस, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों की जान लेती हैं। मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण होने वाला एड्स एक जानलेवा रोग है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने से इसे रोका जा सकता है। यदि कैंसर का जल्द पता चल जाए और उचित उपचार किए जाएं, तो कई तरह के कैंसर का इलाज संभव है। नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। हाल के दिनों में युवाओं और किशोरों में नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग चिंता का विषय बनता जा रहा है। शराब और नशीली दवाओं की लत लगने की प्रवृत्ति और तनाव से राहत, परीक्षाओं से जुड़े तनाव या प्रतियोगिता से जुड़े तनाव जैसे कथित लाभों के कारण एक व्यक्ति सहकर्मी दबाव या अन्य कारणों से इनका सेवन करने लग सकता है। ऐसा करने से वह इनका आदी हो सकता है। इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षा, परामर्श और तत्काल पेशेवर और चिकित्सीय मदद लेने से व्यक्ति को इन बुराइयों से पूरी तरह मुक्त कराया जा सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह पाठ्य सारांश हमें स्वस्थ रहने के महत्व को समझने में मदद करता है। संपूर्ण स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।